स्टार्ट करते हैं वापस से एक बार आईपीआर का एक बार चैप्टर देख रहे हैं अपन, लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडमार्क। ठीक है, ट्रेडमार्क एक्ट है 1999 का और इसके जो रूल्स हैं ट्रेडमार्क रूल 2017 के हैं। रूल का अपने को इतना कुछ काम नहीं है पर दिया हुआ है तो अपन सिर्फ एक बार बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो अपन ने जैसे आईपीआर वाली वीडियो में और उसमें क्लियर किया हुआ है और उसमें कवर किया हुआ है, तो वहाँ पे आप उसको जाके क्लियर कर सकते हैं और अब मोस्टली आपने पढ़ाई होगा। तो यहाँ के इंट्रोडक्शन को अपन स्किप करके सीधा आगे बढ़ेंगे और पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जो अपन ने नहीं देखना है, उसके बाद फंक्शंस हैं छोटे से हैं बस वो एक बार पढ़ लेंगे। डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन के साथ एक बार क्लियर कर लेंगे। काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, कुछ कुछ ऐसी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कुछ सिर्फ ऐसे रीड ओनली वाली है तो वो अपन अकॉर्डिंगली देख लेंगे। फिर हु कैन अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क ये जानेंगे अपन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क दैट मे बी रजिस्टर्ड इन इंडिया, ये एक इंपॉर्टेंट आंसर हो जाता है यहाँ पे, तो इसको अपन एक बार थोड़ा सा गौर करके पढ़ेंगे। प्रोसीजर दिया हुआ है फॉर रजिस्ट्रेशन, तो वो एक बार पढ़ लेंगे। यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी एक बार अपन देख लेंगे तो फिर उस हिसाब से अपन का क्लियर हो जाएगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है अपन ने। फिर प्रोसेसिंग ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन इन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, तो इसका कुछ अच्छा खासा प्रोसीजर दिया हुआ है, कुछ प्रोसेस दी हुई है, वो एक बार पढ़ लेंगे कि क्या बोला हुआ है। इतना डेप्थ में अपन ने ये सारी चीज़ों में नहीं जाना है पर फिर भी एक बार अपन पढ़ लेंगे फटाफट से कि क्या बोला गया है। ठीक है, फिर एक चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है तो वो आपको दिख ही रहा होगा मॉड्यूल में, और नहीं होगा तो मोस्टली तो होगा ही। फिर व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, रीड ओनली वाला। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर आता है, वो है ऑब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कि किस आधार पे आपके रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो वो एक बार अपन फटाफट से देख के ख़त्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, इसमें कुछ केस भी दिया हुआ है, केस अपन नहीं पढ़ने वाले हैं। जो जो दिया हुआ है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब रेलेवेंट चीज़ें, अपन सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें अभी क्लियर करेंगे फटाफट से। फिर लिमिटेशन एज टू कलर पढ़ेगी, क्या बोला हुआ है ये थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेना इस चीज़ को। फिर है रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। पहले अपन ने पढ़ा एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन, दोनों में क्या अंतर है वो एक बार अपन समझेंगे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, कुछ चीज़ें रीड ओनली वाली हैं, कुछ चीज़ें एक थोड़ी सी स्टार मार्क करी हुई हैं, तो उस हिसाब से अपन देख लेंगे। उसके बाद है प्रोहिबिशन फॉर रजिस्ट्रेशन, प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स और इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटर्ड नेम्स, रीड ओनली। यूज ऑफ नेम्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिविंग पर्सन और पर्सन रिसेंटली डेड, रीड ओनली। विड्रॉवल ऑफ एक्सेप्टेंस, रीड ओनली। एडवर्टीजमेंट ऑफ एप्लीकेशन एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्या बोला हुआ है। फिर रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ दिया हुआ है तो रजिस्ट्रेशन एक बार पढ़ लेंगे। फिर ड्यूरेशन, रिन्यूअल, रिमूवल एंड रिस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वो एक बार देख लेंगे। इसका टाइम पीरियड रहता है 10 साल के, अपन ने देखा पेटेंट में भी कि उसकी जो लिमिट है वो है 20 साल, यहाँ पे अपनी 10 साल। फिर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, सेक्शन 29 इसकी बात करता है, काफ़ी सारा इसमें कंटेंट दिया हुआ है। एक अच्छा आंसर है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, तो एक बार सिर्फ अपन उस हिसाब से देख लेंगे। फिर लिमिट्स ऑफ इफेक्टिव ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देखेंगे, 2 पेज का आंसर दिया हुआ है तो एक बार इसको पढ़ लेंगे, सेक्शन 30 इसमें बात कर रहा है। फिर पासिंग ऑफ क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ सेक्शन अपना केस लॉ का भी एक रेफरेंस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा पावर मिल लिमिटेड एंड महिंद्रा लिमिटेड, देखेंगे क्या बोल रहे हैं। फिर रजिस्ट्रेशन टू प्राइमा फेसिया एविडेंस ऑफ वैलिडिटी, देखेंगे क्या बोल रहा है। फिर है असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन, ये एक इंपॉर्टेंट आंसर है तो इसको थोड़ा, इसमें ना काफ़ी सारे सेक्शंस दिए हुए हैं तो इसको कुछ तरीके से पूछा जा सकता है, तो इस वजह से एक बार अपन थोड़ा सा स्टार मार्क इसको कर लेना। फिर है प्रपोज यूज ऑफ ट्रेडमार्क बाय कंपनी टू बी फॉर्म्ड, रिमूवल ऑफ ट्रेडमार्क ऑफ और नॉन यूज रजिस्टर्ड यूजर कौन हो सकता है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पब्लिकेशन ऑफ इंडेक्स। फिर ट्रेडमार्क एजेंट, ये ना पिछले क्वेश्चंस पेपर्स में कई बार आया हुआ है तो इसको पूछा जा सकता है, तो इसको उस हिसाब से पूछेंगे पढ़ेंगे। फिर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ ट्रेडमार्क एजेंट, अब देखो 30 पेज का पेपर, अपना कट शॉर्ट करने के बाद 30 पेज का करीब अपने पास कंटेंट दिया हुआ है अपने पास। ठीक है, हो सकता है मॉड्यूल में ज़्यादा हो, मेरे पास जो नोट्स हैं उसमें तो 30 पेज हैं, तो उस हिसाब से अपन देखेंगे। बाकी देखो ऐसा नहीं है कि अपन ने सारी चीज़ें बहुत डेप्थ में जाके पढ़नी है। आईपीआर बहुत अच्छा
स्कोरिंग चीज़ है अपने लिए, इस सब्जेक्ट के लिए, इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट के लिए। तो इसको अपन को बहुत अच्छे से ख़त्म करना है और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जैसे मैंने बोला कि अपन ने स्किप करना है, पर एक चीज़ इसकी सिर्फ पढ़ के रखो, क्या बोला है कि द करंट लॉ ऑफ ट्रेडमार्क कंटेंट इन द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 in the harmony with two major international treaties on the subjects, namely the Paris Convention for Protection of Industrial Property and TRIPS agreement, to both of which India is a signatory। ठीक है, अब ये दोनों क्या है अपन इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पहले ही देख चुके हैं, तो यहाँ पे अपन इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट में इतना ध्यान रखो कि ये ट्रीटी है और इस चीज़ को बढ़ाने के लिए और इसके प्रोटेक्शन के लिए ये काम करती है मेनली। ठीक है, अब फंक्शंस दिए हैं कुछ। द फंक्शन क्या है ट्रेडमार्क के, इट एडवर्टाइजेज द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ट्रेडमार्क अगर मैं किसी प्रोडक्ट को करवा लेता हूँ, मेरे पास अगर होगा तो मैं बताऊँगा, हाँ होगा, मैं बताऊँगा। मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसका उन्होंने लोगों को ट्रेडमार्क करवाया हुआ है, तो वो ना काफ़ी हद तक लोगों के जहन में ये चीज़ डालती है कि हाँ ये चीज़ ट्रेडमार्क्ड है, रजिस्टर्ड है, रिकग्नाइज्ड है। तो इस चक्कर में ना लोगों के दिमाग में एक वो थॉट आ जाता है कि हाँ यार ये चीज़ और क्या है, रिकग्नाइज्ड है, तो हमें अच्छी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इट क्रिएट्स एन इमेज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। इमेज की अपन ने बात करी। इट आइडेंटिफाइज द गुड्स और सर्विसेज एंड इट्स ओरिजिन, ये अपन ने बात करी। फिर इट गारंटीज इट्स अनचेंज्ड क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी, क्योंकि एक ना विश्वास पैदा हो जाता है कि हाँ यार ये चीज़ जगत में चल रही है या इन लोकल मार्केट भी चल रही है, तो जो आसपास के लोग होंगे वो उसको देखेंगे, बोलेंगे कि यार ये भी कंज्यूम कर रहा है, ये भी कंज्यूम कर रहा है, और आइडेंटिफाइबल है, इमेज क्रिएट करती है, गारंटी देती है कि हाँ यार इसकी क्वालिटी बराबर रहेगी, और एडवर्टाइज करने में भी क्या बोलते हैं, सहायता करती है। अब इसकी डेफिनेशन से अपन स्टार्ट करते हैं। पूरे चैप्टर काट लिया आपने आपको, ठीक है। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस। ट्रेडमार्क की डेफिनेशन क्या है? ट्रेडमार्क इज पॉपुलरली नोन एज ब्रांड नेम। ठीक है, इन लेमैन्स लैंग्वेज इज अ विजुअल सिंबल which may be a word signature, name, device, label, numerals, or a combination of colors used by one undertaking on goods or services or other articles of commerce to distinguish it from other similar goods or services originating from a different undertaking. The term trademark has been defined under Section 2, subsection 1, clause number ZB of the Act, as to mean a mark capable of being represented graphically and which is capable of distinguishing the goods or services of one person from those of others and may include shape of goods, their packaging and combination of colors. ठीक है, सिंपली इतना ध्यान रखो, वैसे तो आप पढ़ के खुद ही समझ गए होगे, सिर्फ अपन ने इतना ध्यान रखना है कि भेद करने में, किसी भी चीज़ को पहचानने में, सबसे अच्छा शब्द है पहचानने में मदद करती है, और एक विश्वास पैदा करती है लोगों के उसमें कि हाँ यार इसकी ये पैकेजिंग और ये सब अलग कर देती है उस चीज़ को, और उससे एक सामने वाले के अपने मन में ये चीज़ आती है कि हाँ यार ये चीज़ अच्छी खा रहा हूँ मैं, यहाँ जो भी कंज्यूम कर रहा हूँ। तो ट्रेडमार्क सबसे अच्छी ये चीज़ करती है। विजुअल सिंबल भी हो सकता है, और ये देखना कुछ भी हो सकता है, वो नेम, डिवाइस, लेबल, नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, क्या बोलते हैं, वर्ड सिग्नेचर, तो कुछ भी हो सकता है। द इसेंशियल रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क अंडर द एक्ट आर the selected mark should be capable of being represented graphically। ठीक है, that is in the paper form। ठीक है, graphically यानी कि आप पेपर पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, पेपर पे उसको दिखा सकते हो। मैं भी आपको दिखाता हूँ। It should be capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of others। ठीक है, capable of distinguishing यानी कि उसको अलग करने में वो करता हो, मदद करता हो। It should be used or proposed to be used mark in relation to goods or services for the purpose of indicating or so as to indicate a connection in the course of trade between the goods or services, and some person have the right to use the mark with or without identity of that person। ठीक है, अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले पर्सन को भी दिखाओ उस चीज़ में। ठीक है, देखो लास्ट में क्या बोला है कि some person have the right to use the mark with or without identity ऑफ द पर्सन। ठीक है, विदाउट आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन में भी कुछ केसों में अलाउ किया हुआ है, वो देखेंगे अगर दिया होगा तो, नहीं तो इतना डेप्थ में अपन ने जाना नहीं है।
ठीक है। एक्ट तो बड़ा है पर जितना अपन ने दिया उतना ही अभी अपन टाइम के हिसाब से अपन पढ़ेंगे। तो इसमें ये बोला, देखो 3 चीज़ें रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग, और तीसरे में अपन ने देखा रिलेशन टू गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे की एक डेफिनेशन दी हुई है सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क। सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क, एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। सर्टिफिकेशन यानी कि ना एक अथॉरिटी जैसे कह सकते हो कि अगर आप क्या बोलते हो, किसी भी हेलमेट, सपोज करो हेलमेट, तो अपन हेलमेट पे क्या देखते हैं कि हाँ ICI मार्क लगा हुआ है, ठीक है। ISI मार्क या ICI मार्क, मेरे को अभी प्रॉपरली ध्यान नहीं आ रहा, ISI या ICI जो भी आप समझ गए होगे, वैसा कुछ मार्क लगा हो तो उससे कितनी अपन को वो श्योरिटी आती है कि हाँ यार ये रजिस्टर्ड है, ये रिकॉग्नाइज है, ये मजबूत है, ठीक है। तो वैसी चीज़ें सर्टिफिकेशन से क्या अपन पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर ई इसकी बात कर रहा है। Defines the term certification trademark as to mean a mark capable of distinguishing the goods or services in connection with which it is used in the course of trade, which are certified by the proprietor of the mark in respect of origin, material, mode of manufactures of goods or performance of service, quality, accuracy or other characteristics from goods or services not be so certified and registrable as such in respect of those goods or services in the name proprietor of the certification trademark of that person, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आप वो एग मार्क, ISI मार्क, ये सब ले सकते हो, ठीक है, जो बताती है हाँ ये चीज़ क्या ओरिजिन है, कितनी एक्यूरेट है, वो सारी चीज़ें। अब है कलेक्टिव मार्क। कलेक्टिव मार्क क्या होता है ना, एक अपन के रिलेटेड भी इसका एक एग्जांपल दूंगा। कलेक्टिव मार्क एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर G of the Act, collective mark means a trademark distinguishing the goods or services of member of an association of person not being a partnership within the meaning of the Indian Partnership Act 1932, which is the proprietor of the mark from those of others। क्या बोल गए इसमें, वापस से पढ़ो। Collective mark means a trademark distinguishing the goods or services of members of an association of person, ठीक है। एक कोई एसोसिएशन है ऑफ पर्सन जिसको ये जो कलेक्टिव मार्क है वो करता है, डिस्टिंग्यूट करता है द गुड्स और सर्विसेज ऑफ मेंबर्स ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसमें आप ICSI का एग्जांपल ले सकते हो, जहाँ पे एक एसोसिएशन ऑफ वो है, क्या बोलते पर्सन है, पर वो जो ट्रेडमार्क है उसको सब कोई यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो वो एक चीज़ डिस्टिंग्यूट करती है, तो ये है कलेक्टिव मार्क। ब्रैकेट में देखो क्या बोला था, नॉट बीइंग अ पार्टनरशिप वाला, मतलब पार्टनरशिप की तरह नहीं, पर एक क्या बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ ग्रुप की तरह। आगे देखते हैं, एक है वेल नोन ट्रेडमार्क। वेल नोन ट्रेडमार्क क्या होता है, देखो इन द टर्म ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर ZG, ये सब नहीं ध्यान रखना, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। अ वेल नोन ट्रेडमार्क इन सेगमेंट, कई बार क्या होता है ना, पढ़ के भी थोड़ा सा अगर बाई चांस याद आ गया तो लिख लिया तो ठीक है, वैसे तो ये सब पूछने भी नहीं वाले, पर फिर भी अपन ने कुछ छोड़ना नहीं है तो पढ़ लेते हैं। अ वेल नोन ट्रेडमार्क इन रिलेशन to any goods or services means a mark which has been so to the substantial segment of the public which uses such goods or services such that the use of such mark in relation to other goods or services would be likely to be taken as indicated a connection in the course of trade or a rendering of service between those goods or services and a person using the mark in relation to the first mentioned goods or services, ठीक है। substantial segment of the public which uses such goods or services, ठीक है, इतना ध्यान रखो। सबसेंशियल सेगमेंट यानी कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो केवल यही नहीं, पूरे कई क्या बोल सकते हैं, काफ़ी कंट्रीज में या काफ़ी मतलब वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वो पॉपुलर है। आप इसके एग्जांपल में मैकडोनल्ड, ज़ारा, H&M और क्या बोलते टाटा, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, गूगल हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ वेल नोन ट्रेडमार्क ऑफ अल्फ़ाबेट, अपनी अल्फ़ाबेट के आगे क्या है उसका, ठीक है, कंपनी जो मतलब गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट इंडस्ट्री जो भी है, एक बार सर्च कर लेंगे यूट्यूब इस पर,
गूगल पे बाद में, गूगल पे ही सर्च करना इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है। तो अल्फ़ाबेट है मेन, विच मतलब हाँ, तो अल्फ़ाबेट का वेल नोन ट्रेडमार्क है गूगल, which thereby means only Alphabet can register the term Google for any category of goods and services, even if the service is not related to the internet industry. No other company but Alphabet can register Google as its trademark. अब वो कहीं भी यूज़ कर सकती है इसको, भले ही वो टेक्नोलॉजी और ये इंटरनेट के रिलेटेड हो या नहीं हो, ठीक है। अब है अपना डिस्पेक्टिवली सिमिलर। अब डिस्पेक्टिवली सिमिलर को अपन कैसे बोल सकते हैं कि सेम है, सेम नहीं है, सिमिलर लग रहा है पर सिमिलर भी नहीं है, ठीक है। इसको देखो कैसे होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर H ऑफ द एक्ट, अ मार्क शैल बी डीम्ड टू बी डिसेप्टिबली सिमिलर टू अनदर मार्क इफ इट इज सो नियरली रिजेंबल दैट अदर मार्क एज टू बी लाइकली टू डिसीव और कॉज कन्फ्यूजन। आप इसके एग्जाम्पल में बिस्लरी ले लो। अपन ने उस वीडियो में भी बात करी थी IPR वाली, कॉन्सेप्ट ऑफ IPR में, जिसमें अपन ने ये देखा था कि बिस्लरी के कितने सारे वो आती है, बोतलें आती हैं। ओरिजिनल भैया आज तक किसी के हाथ में आई नहीं। अब हर दुकान पे जाओ, कहीं मतलब आई होगी, पर कई जगहों पे बिस्लरी के नाम पे अलग ही चीज़ बिक रही है। उसको क्या है, वो लोग पैकेजिंग जो भी लोकली बनाते होंगे उसकी पैकेजिंग उस हिसाब से कर रहे हैं, ताकि उस हिसाब से कर रहे हैं कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है लोगों के अमाउंट में। अभी देखो जैसे बिस्लरी की ओरिजिनल स्पेलिंग मेरे को पता नहीं है, पर शब्दों का फेरफार BIS LL ERE BIS LL RR कुछ भी कर सकते हो इसका कॉम्बिनेशन। तो क्या बोलते हैं, बिस्लरी की स्पेलिंग BIESELERI कुछ ऐसी है। तो कई बार जैसे थोड़ा बहुत शब्दों में उसकी वो लोग पैकेजिंग भी जो लोकली करते हैं वो भी उसी कलर में उसी कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, उसका जो लिखा रहता है वो भी सेम रहता है। हालांकि कर सकती है बिस्लरी इसके इन लोगों के ऊपर केस कर सकती है, पर बिस्लरी भी ये बोलती है कि यार कितने लोगों को पकड़ोगे। लोकली हर देश में, हर शहर में लोग अलग अलग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बिस्लरी के अलावा, बिस्लरी कोई तो ठीक है। इसीलिए वो कैंपेन भी चलाता है ना कि कुछ सही पियो या बिस्लरी तो बिस्लरी, कुछ तो है उसका स्लोगन वगैरह भी। वो ऊँट आता है ना, तो हाँ, वो ऊँट वो जो दूसरी बोतलें देता है तो वो फेंक देता है, पर फिर जब वो ओरिजिनल बिस्लरी की बोतल देता है तो वो पीता है। तो वो ठीक है, वो कैंपेन उन लोगों का चलता है। तो बिस्लरी वालों को भी ये चीज़ पता है कि हाँ भैया ये सब चल रहा है मार्केट में। अब है परमिटेड यूज़। Section 2 subsection 1 clause number R defines the term permitted use in relation to registered trademark as to mean the use of trademark by a registered user of the trademark in relation to goods or services with which he is connected in the course of trade, in respect of which the trademark remains registered for the time being। ठीक है, इसमें देखो पहले समझ लेते क्या बोला है। by a registered user of the trademark in relation to goods or services, कितने कोर्स के लिए आप उसको ट्रेडमार्क करवाना चाहते हैं। रिमेन्स रजिस्टर्ड फॉर द टाइम बीइंग, कितने समय के लिए करवाना चाहते हैं, वही बात एक ही होगी। पर फॉर विच ही इज़ रजिस्टर्ड एज रजिस्टर्ड यूज़र, किस रजिस्टर्ड यूज़र के नाम पे हो सकता है। विच कंप्लाइज विद एनी कंडीशंस और लिमिटेशंस टू विच द रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड यूज़र इन सब्जेक्ट विच कंप्लाइज विद एनी कंडीशंस और लिमिटेशन। ठीक है, क्या कंडीशंस एंड टर्म्स वो सब होगा, वो सब आगे अपन देखेंगे। बाय अ पर्सन अदर देन द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर एंड, ठीक है, ये ऊपर के साथ ही कनेक्टेड है। देखो टर्म permitted use in relation to a registered trademark as to mean the use of trademark by a person other than the registered proprietor and registered user in relation to goods or services with which he is connected in the course of trademark remain registered for the time being, same ही है। consent of such registered proprietor in a written agreement which complies with any conditions or limitation। ठीक है, इतनी कुछ याद रखने वाली नहीं है। एक अगर आप उन्हें ध्यान रखनी हो ना, सिर्फ उसकी रखना, ट्रेडमार्क की। ठीक है, ट्रेडमार्क की देखना। और सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क में इतना कुछ नहीं, एग्जांपल ध्यान रखना, एग मार्क और ICSI मार्क। कलेक्टिव मार्क में अपना ICSI ध्यान रखना। कलेक्टिव मार्क एक थोड़ा सा स्टार मार्क कर सकते हो वैसे, ठीक है, मतलब अपना
देख के भी समझ में आ जाएगा, वेल नोन ट्रेडमार्क भी समझ में आ जाएगा, डिसेप्टिवली सिमिलर में बिस्लरी का एग्जांपल, परमिटेड यूज़ में पढ़ लो बस एक बार, ठीक है, जो भी है। आगे देखते हैं, हु कैन अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क एंड हाउ। Any person claiming to be a proprietor of a trademark used or proposed to be used by him may apply in writing in prescribed manner for registration. The application should contain the trademark, that goods and services, names and address of applicant and agent, if any, with power of attorney, the period of use of the trademark. Any person claiming to be the proprietor of a trademark used or proposed to be used by him may apply in writing in a prescribed manner for registration. The application should contain the trademark, the goods and services, name and address of the applicant and agent अगर है तो, with power of attorney, the period of use of mark, ठीक है, कब तक आप यूज़ करोगे, नाम, पता, क्या किस चीज़ का ट्रेडमार्क करवा रहे हो, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, फिर क्या होगा का ट्रेडमार्क में, वो सारी चीज़ें आपने बतानी है, पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह सब कुछ. द एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड पर्सनली एट द फ्रंट ऑफिस. The application can be submitted personally at the front office counter of the respective office or can be sent by post. These can also be filed online through the e-filing gateway available at the official website. Simple. What are different types of trademark that may be registered in India? ये एक important answer है. What are different types of trademark that may be registered in India? Any name including personal or surname of the applicant or procedure in business of the signature of the person, which is not unusual for trade to adopt as a mark. ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में सॉल्ट, शुगर, क्रीम वगैरह लिखा हुआ है, तो अब इसमें देखो इसको कैसे ले सकते हैं. एनी नेम इंक्लूडिंग पर्सनल और सरनेम और ये सब छोड़ो, एनी नेम विच इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर ट्रेड टू अडॉप्ट एज अ मार्क. नॉट अनयूजुअल यानी कि जो जैसे ये सॉल्ट, शक्कर और ये सब है, इसको आप ट्रेड करवाने जाओगे ना तो नहीं चलेगा, वो गलत हो जाएगा. बाकी उसके अलावा जैसे ये अब नेम, सरनेम, जो भी एप्लीकेंट के प्रोसीजर इन बिजनेस, जो भी सब है, सिग्नेचर वगैरह को आप वो करवा सकते हो, ट्रेडमार्क करवा सकते हो. एन इन्वेंटेड वर्ड और एनी आर्बिटरी डिक्शनरी वर्ड और वर्ड्स नॉट बीइंग डायरेक्टली डिस्क्रिप्टिव ऑफ द कैरेक्टर और क्वालिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज. ठीक है, अब मतलब इसमें ये बोला किसी भी शब्द को, किसी भी डिक्शनरी के शब्द को आप रजिस्टर ट्रेडमार्क करवा सकते हो, पर नॉट डायरेक्टली डिस्क्रिप्टिव ऑफ द कैरेक्टर. यानी कि अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है वो मान लो शक्कर के रिलेटेड है, अब शक्कर के रिलेटेड कोई नाम को तुम वो नहीं करवा सकते, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडमार्क नहीं करवा सकते. अगर स्वीट है तो नहीं बता सकते, कोल्ड ड्रिंक है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यहाँ एक कोल्ड ड्रिंक है. ठीक है, इसमें देखो अभी मेरे को ध्यान आया, कोका कोला का जो लोगो है उसमें, हाँ, कोका कोला का जो वो है ट्रेडमार्क उसने जो भी करवाया है, उसका जो नाम है वो कैसा है, उसके ऊपर ये नहीं दिख रहा है कि आपका कोल्ड ड्रिंक है या वैसा कुछ है. पेप्सी का जो है तो उसमें कुछ ये नहीं है, उसके जो भी वो है ट्रेडमार्क है कि ये लोगो है तो वो क्या चीज़ का है, तो वो बात है. लेटर और न्यूमेरल्स or any combination thereof, the right to proprietorship of a trademark may be acquired by either registration under the act or by use in relation to particular goods or services. Device including fancy device or symbols, monograms, combination of colors or even a single color in combination with a word or device, combination of with a word or device. ठीक है. Shape of goods or their packaging, marks constituting a three-dimensional sign, sound marks when represented in conventional notation or described in word by being graphically represented.
साउंड मार्क में अपन ने एग्जांपल लिया था पहले भी नोकिया का, कि वो लोग जब क्या बोलते हैं आते हैं, जब उन लोगों का फ़ोन स्टार्ट होता था, अपन अब पहले अभी लेटेस्ट वाले का तो मेरे को पता नहीं, पर जो पुराने जो फ़ोन आते थे अपने जो मम्मी पापा के पास हुआ करते थे, मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले भी सफाई में निकला, तो इत्तेफाक से मैंने चालू किया और चालू हो गया। तो वो एकदम से ऐसे 2 हाथ आए, ऐसे हाथ मिलाए और एक ना साउंड बजी, टू नु नु करके कुछ तो साउंड बजी, साउंड मेरे को भी ध्यान नहीं है, पर वो साउंड को आप ट्रेडमार्क करवा सकते हो। उसको फिर अब कोई कॉपी नहीं कर सकता। वो जो हाथों का सिंबल मिलना वो सब था, वो आप वो करवा सकते हो ट्रेडमार्क, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स में आप कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स में, जैसे वो पेप्सी का है वो है रेड और ब्लू, कोका कोला का है तो वो है रेड और वाइट, ठीक है। तो वैसा कुछ आप लिखित में और वैसे सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रोसीजर दिया हुआ है, छोटा सा ही दिया हुआ है, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 18 डील्स विद द प्रोसीजर for making an application for registration. Any person claiming to be the proprietor of a trademark used or proposed to be used by him who is desirous of registering it shall apply in writing to the registrar in the prescribed manner for the registration of the trademark. Simple. Section 18 subsection 2 allows the registration in several classes of goods or services by means of a single application. However, the fees payable is to be calculated on the basis of the number of classes in which registration is sought. ठीक है, एक ही एप्लीकेशन में आप काफ़ी क्या बोलते हैं सेवरल क्लासेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को आप वो करवा सकते हो, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सेक्शन 23 प्लेसेस ऑब्लिगेशंस ऑन द रजिस्ट्रार टू रजिस्टर द ट्रेडमार्क वेयर द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क हैज़ बीन कंप्लीटेड वेज द एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड ईदर द एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन अपोज्ड और द अपोजिशन हैज़ बीन डिसमिस्ड। वापस देखते हैं, तीसरा वाला मेरे को भी समझ में नहीं आया। सेक्शन 23 प्लेसेस ऑब्लिगेशन ऑन द रजिस्ट्रार टू रजिस्टर, ठीक है। ये और रजिस्ट्रार को ऑब्लिगेशन है, उसके लिए एक वो दिया हुआ है, ऑब्लिगेशन ऑन द रजिस्ट्रार टू रजिस्टर द ट्रेडमार्क वेयर द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, द एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड ईदर द एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन अपोज्ड और द अपोजिशन हैज़ बीन डिसमिस्ड, ठीक है। या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, उसकी जिम्मेदारी रजिस्ट्रार की है और विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड उन लोगों को वो काम अपने को करके देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक सिर्फ पढ़ने वाला आंसर है, तो इसको मैं देखो इतना डिटेल में जाके अपन समझेंगे नहीं, पर एक बार सिर्फ पढ़ लेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन इन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। At present, processing of trademark application is done completely through trademark electronic processing system and filing of application is allowed by in hybrid mode, that is online as well as offline. Currently, online filing has been reached around 98%. बहुत कम करवाते हैं अब ऑफलाइन, तो बाकी कई लोग मतलब जैसे खुद नहीं कर सकते हैं, तो काफ़ी लोग क्या CS वगैरह भी करते हैं ये सारी चीज़ें ना, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और ये सब। कॉपीराइट का मेरे को ध्यान नहीं है, ट्रेडमार्क तो करते हैं। तो क्या बोलते ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन अगर आपसे नहीं होता है तो आप फिर CS के पास लेके जा सकते हो, वो ऑफलाइन भी कर देगा। और कोई और भी अगर कोई वो है जिसको आता हो तो वो ऑफलाइन कर देगा। वैसे तो आप सब कुछ ही आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा, सारे प्रोसीजर मिल जाएंगे, नहीं होंगे तो अपन बना के डालेंगे, ठीक है। मोर ओवर ऑल एप्लीकेशंस रिसीव्ड ऑफलाइन गेट digitized as its initial stage and movement of the file is done through complete electronic mode thereafter, ठीक है। जो भी काम होगा ट्रेडमार्क के रिलेटेड वो होगा तो इलेक्ट्रॉनिकली, भले ही आप ऑफलाइन ही करो, पर आपको एक थोड़ा सा मोमेंट ऑफ द टाइम ऑनलाइन आपको उसको डिजिटलाइज करवाना ही पड़ेगा। A brief description of stage wise processing in trademark registration is as follow, ठीक है। देखते जाते हैं क्या बोला है। सबसे पहले मैं आपको एक बार ऊपर से बता दूं क्या बोला हुआ है हेड पॉइंट्स के बेसिस पे। सबसे पहले है प्री एग्जामिनेशन प्रोसेसिंग, जिसमें दो चीज़ें हैं, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, फिर है वियना कोडिफिकेशन। ये वियना क्लासिफिकेशन अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, तो किसी को याद आ रहा हो तो एक बार लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, फिर है पोस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेसिंग। पोस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेसिंग में है दो चीज़ें, कंसिडरेशन ऑफ रिप्लाई, फिर है शो कॉज हियरिंग, फिर है पोस्ट एडवर्टीजमेंट प्रोसेसिंग, फिर है अपोजिशन, अगर कुछ अपोज करने वाली चीज़ें होती हैं तो,
फिर है पोस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क मैनेजमेंट, उसके बाद क्या होगा। 3 पेज हैं, 3 पेज एकदम ऐसे 10 मिनट में अपन फटाफट ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 40 तक अपन कोशिश करेंगे कि फटाफट ख़त्म कर दें, उससे पहले ही करेंगे, ठीक है। एट प्रेजेंट हाँ 98% और ये सब अपन ने पढ़ लिया ना, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन प्रोसेसिंग, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन may be filed online or offline. After digitalization of offline application, both online and offline application are merged and proceed further for processing through the trademark system, मतलब online. Vienna codification, वियना कोडिफिकेशन की ना 29 एलिमेंट्स की एक लिस्ट है जो अपन को नहीं दी है और अपन को वहाँ तक जाना भी नहीं है, ठीक है। वियना कोडिफिकेशन क्या है? इफ अप्लाइड मार्क्स कंसिस्ट ऑफ फ्यूगरेटिव एलिमेंट्स, कोडिफिकेशन of the figurative elements is done as per Vienna agreement and then application moves for examination. Trademark applied as words per directly proceed for examination. It is expected that all applications which may require Vienna codification or otherwise should be proceed expeditiously and serially as per priority based on the date of filing of the application. ठीक है, देखो वियना कोडिफिकेशन में कुछ ना कोड दिए हुए हैं कि आप इन शब्दों को ट्रेडमार्क करवा सकते हो, इन शब्दों को नहीं करवा सकते हो। तो वो एक पूरी प्रॉपर लिस्ट है। शायद अपने जो वो था ना ये वियना कोडिफिकेशन अपन ने पहले पढ़ी हुई है। हाँ ये रहा, देखो फिगरेटिव फीचर यानी कि यूनिक होता है कि अगर आपने कुछ ऐसे अनोखा सा वो निकाल लिया, शब्द निकाल लिया, तो वो अब हो सकता है नहीं हो सकता है, वो सब कुछ देखा जाएगा, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आगे देखते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन क्या बोला है? इट मे बी नोटेड दैट अलॉटमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन इज डन बाय द ऑटोमेटेड सिस्टम सीरियली ऑन द बेसिस ऑफ द डेट ऑफ फाइलिंग। एग्जामिनेशन इन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज डन इन 2 स्टेजेस। कौन सी? फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय एन एग्जामिनर एंड देन द एप्लीकेशन an examination report is forwarded to examination controller. देखो सबसे पहले किसके पास गया? एग्जामिनर के पास, और उसके बाद गया एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास, ठीक है, फॉर अप्रूवल। एग्जामिनेशन कंट्रोलर इवेल्युएट्स द एग्जामिनेशन रिपोर्ट and if found proper approves it, and then thereafter the examination report is issued to applicant. However, if some deficiency is not by the controller, the examination report is referred back to the concerned examiner with suggestion for resubmission or re-examination. ठीक है, अगर कुछ लगता है उन लोगों को, कंट्रोलर वगैरह को, कि इसमें कुछ और होना चाहिए, तो एक बार वापस से वो लोग रीसबमिशन और रीचेकिंग के लिए दे सकते हैं। At this stage, application may be accepted or an objection may be raised as per provision of the Trademark Act. In case it is accepted, it will be published in Trademark General. ठीक है, क्या बोला देखो, एट दिस स्टेज एप्लीकेशन में बी एक्सेप्टेड और बाय द ऑब्जेक्शन में बी रेज्ड एज पर प्रोविजन ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट। इन द केस इफ इट इज एक्सेप्टेड इट विल बी पब्लिश्ड इन द ट्रेडमार्क जनरल। अगर अपना एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों ने, तो एक ट्रेडमार्क जनरल होता है इन लोगों का, जहाँ पे सारे ट्रेडमार्क को बताया जाता है कि हाँ भैया ये ट्रेडमार्क ये है और इसके व्यक्ति के नाम पे ये एड्रेस वगैरह फलानी चीज़ें बता देते हैं। एल्स यानी कि नहीं मिलेगा। किस में नहीं मिलेगा? देखो, एल्स यानी कि जब उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, एग्जामिनेशन रिपोर्ट विल बी इशूड टू द एप्लीकेंट कंटेंट ऑफिस ऑब्जेक्शन विच नीड्स टू बी रिप्लाइड बाय द एप्लीकेंट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द एग्जामिनेशन रिपोर्ट। ठीक है, अगर उन लोगों ने मना कर दिया तो वो लोग आपको एक रिपोर्ट भेजेंगे जिसके आपको 30 दिन के अंदर जवाब देना है कि हाँ भैया इसका मेरा ये पास ये काउंटर है या मैं इसको ऐसे ठीक कर दूंगा, तो वो विद इन 30 days आपको वो सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। आगे देखते हैं। पोस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेसिंग, consideration of reply after receipt of examination report, applicant needs to submit his reply to the office objection within 1 month time. 1 महीने के अंदर उसको करना पड़ेगा। And if he fails to do so, the application is abandoned for want of reply. ठीक है, उसको खारिज कर दिया जाएगा अगर नहीं देगा तो 1 महीने के अंदर। If reply is submitted within the prescribed period, the same is considered by the authorized officer for the purpose. Here also, the application is allotted to the authorized officer through the trademark system serially on the basis of the date of the filing of the response to the examination report. At this stage, the authorized officer may accept application and the same is to be published in the Trademark General.
अगर उसने ठीक कर दिया तो फिर उसको वापस से ट्रेडमार्क जनरल नेम पर डाल देंगे. इन अदर केस वेयर द ऑफिस ऑब्जेक्शंस कैन नॉट बी वेव्ड और फाउंड नॉट मेट, a hearing opportunity is offered to the application and to the applicants. In all those cases where a decision can adversely affect the interest of the applicant, a hearing opportunity is given as per law. It is expected that if reply is submitted against the office objection, the same should be considered by the authorized officer expeditiously and serially as per priority based the date of filing of response टू द एग्जामिनेशन रिपोर्ट. अगर उन लोगों को ऐसा लगा कि हाँ भैया इसको देने के बाद भी हमको संतुष्टि नहीं मिली तो वो लोग उसको पूरी तरीके से खारिज कर देंगे, पर उसको उससे पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे और बोलेंगे कि तू भैया क्या करना चाहता है, करनी है तेरे को ट्रेडमार्क की नहीं करनी है, और फिर उसके हिसाब से बातचीत के हिसाब से वो लोग उसको ठीक कर देंगे. अगर नहीं मानेगा तो उसको हटा देंगे, ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा. फिर देखते हैं उसको शो कॉज हियरिंग. इन केस ऑफ ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द ऑफिस आर नॉट मेट आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ रिप्लाई, देखो यही बात करी हुई है, ऑफ रिप्लाई to the examination report, the application moves for the show cause hearing. In show cause hearing, the hearing notice are issued serially to the applicant agent through the system, and allotment of the case to the hearing officer is also done by the trademark system automatically. The scheduling of the application for hearing should also be done serially based on the date of consideration of reply by the authorized officer. Simple. आगे क्या बोला है? Post advertisement processing. After the acceptance of the mark, trademark is published in the Trademark General. If no opposition is filed within 4 months from the date of publication of the trademark, the published trademark becomes eligible for registration. आपको जनरल में जब दे दी जाएगी ना, तो किसी को भी, अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं इसको अपोज करना चाहिए या ये गलत है, तो आपको 4 महीने का समय मिल रहा है. 4 महीने के अंदर अंदर कोई भी व्यक्ति उसको अपोज कर सकता है, और अगर कोई नहीं करता है तो उसको फिर ट्रेडमार्क उस बंदे के नाम पे घोषित कर दिया जाएगा कि हाँ भैया ये ट्रेडमार्क इसके नाम पे है रहेगा. The issuance of registration certificate is done through automated trademark system. The certificate gets automatically issued if no opposition is filed within the prescribed period, or where the application has not already been withdrawn by the registrar of the trademark at the request of the applicant. The trademark once registered is valid for 10 years. ध्यान रखना बेटा. The same can be renewed after every 10 years. ठीक है, इसको आप रिन्यू कर सकते हो. पेटेंट नहीं कर सकते, ट्रेडमार्क कर सकते हो. 10 साल के बाद वापस से रिन्यू करवा लो, अपने नाम पे हो जाएगा. तभी तो ये पेप्सी, कोका कोला ये सब इतने सालों से हैं. द ट्रेडमार्क वंस, नहीं तो पता चलता ये लोग हर साल चेंज करते जा रहे हैं. अपने पास 3 मिनट है, 1 पेज बचा है, फटाफट खत्म करते हैं. द ट्रेडमार्क वंस रजिस्टर्ड एंड वैलिड 10 years. द सेम कैन बी रिन्यूड आफ्टर 10 years फॉर द आइडेंटिफाइड पीरियड बाय पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फी और द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. ठीक है. Opposition. If the trademark is opposed by a third party after the publication, the same needs to be disposed. वापस से, सॉरी 2 मिनट है, सॉरी करते भाई, अपने पास टाइम है. If the trademark is opposed by any third party after the publication, the same needs to be disposed of as per rules after giving proper hearing opportunity to both the parties if the opposition is dismissed. ठीक है. अगर कोई करता है तो उसको फिर एक ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी और दोनों पार्टियों का सुनेगा कि भैया तू क्यों अपोज कर रहा है और तू क्यों इसको हाँ बोल रहा है. ठीक है. द ट्रेडमार्क प्रोसीड्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज इशूड टू द एप्लीकेंट. इन केस अपोजिशन इज अलाउड, द एप्लीकेंट गेट रिफ्यूज्ड एज पर लॉ. ठीक है. अगर उन लोगों को लगता है ये सही है तो फिर उसको मना कर दिया जाएगा कि तेरे को नहीं मिलेगा. It is expected that if any application is opposed, the same should be disposed serially based on the compliance or non-compliance by the party, that is applicant or opponent, as per provision of the trademark and rules. Procedure for disposal of rectification proceedings shall be similar to the opposition procedure, subject to the provision of Trademark Act and rules. Simple. आगे क्या बोला है? पोस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क मैनेजमेंट. ट्रेडमार्क होने के बाद कैसी क्या वो रहेगी मैनेजमेंट. It is possible for the registered proprietor to record the post-registration changes pertaining to proprietor, name, address for service, assignment or registered user, etc. in the Registrar of Trademark by filing a request on the prescribed form with the prescribed fee. In case of concerned officer examining the request raises some objections and requires some compliances on the part of the applicant, the same should be proceeds ordinarily within 30 days. ठीक है. अगर कुछ लगता है कुछ कंप्लाइंसेस रह गए हैं या ऐसा कुछ जरूरी है तो 30 दिन के अंदर वो लोग आपको बोलेंगे और आपको वो करना पड़ेगा. फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लाइंसेस बाय द एप्लीकेंट. इट इज ऑल्सो अ प्रैक्टिस ऑफ रजिस्ट्री. द रिक्वेस्ट रेज सम ऑब्जेक्शंस एंड रिक्वायर्ड सम कंप्लाइंसेस ऑन द पार्ट ऑफ द एप्लीकेंट. द सेम शुड बी प्रोसीड ordinarily within 30 days from the date of the compliance by the applicant. It is also a practice of registry to send 1 month notice to previous registered proprietor
इन केस एनी चेंज इन प्रोप्राइटरशिप बाय वे ऑफ असाइनमेंट और ट्रांसमिशन इज फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट। अगर कुछ ट्रांसमिशन वाला भी केस रहेगा तो फिर वो लोग आपको 1 महीने पहले उस व्यक्ति को भी बताएंगे जो पहले था, और बाद वाले को भी बताएंगे, और जो भी सारी प्रोसीजर वगैरह रहेगी एज पर रूल्स और एक्ट वो सब देखा जाएगा। इन द केस द रिक्वेस्ट कैन बी प्रोसीड ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 month नोटिस पीरियड एज मेंशन्ड अबव। It is expected that the post-registration request shall be examined and proceed serially based on the date of filing of the request and date of the compliances of the requirement, if any. The renewal requests received by the registry are proceed through an automated trademark system serially based on the date of filing of the request. Simple, बहुत easy था, इसीलिए इतना important नहीं था। और ठीक है, इसी के साथ अपन काफ़ी आगे पहुंच गए, फटाफट खत्म करते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वर्क फ्लो चार्ट दिया हुआ है, सिंपली एक बार आप देख लेना, और वो सिर्फ पीछे वाले पॉइंट पढ़ भी लोगे ना ऊपर से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रजिस्टरिंग अ ट्रेडमार्क। सिंपल है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क कन्फर्स upon the owner of the exclusive right to the use the trademark in relation to the goods or services in respect of which the mark is registered, and to indicate so by using the symbol R, and seek the relief of infringement in appropriate court in the country. The exclusive right is, however, subject to any conditions entered on the register, such as limitation of area of use, etc. Also, where 2 or more persons have registered identical or nearly similar mark due to special circumstances, such exclusive right does not operate against each other. ठीक है, वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे और दोनों का ध्यान रखा जाएगा वहाँ। ठीक है, चलो अब एक अच्छा आंसर है, इम्पोर्टेंट आंसर। ठीक है, इसके बाद अब जितने भी आंसर है 2-3 आंसर वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको एक बार अपन अच्छे से समझेंगे क्या बोला हुआ है। उससे पहले मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, ट्रेडमार्क कैसे होता है। ठीक है, देखो ये एक मेरे पास प्रोडक्ट है, अभी कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है मेरे को नहीं पता। फोकस कर, फोकस ही नहीं कर रहा। हाँ, ठीक है, कोई नहीं, ये अभी फोकस तो नहीं कर रहा, पर आपको अभी देखो साइड में ये दिख रहा होगा, ये जो ऊपर से डॉट डॉट दिख रहा है ना, वहाँ पे TM लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऐसा ही ट्रेडमार्क होता है, और इससे क्या होता है कि क्या बोलते हैं, एक सामने वाले के उसमें जहन में ये चीज़ जाएगी कि यार ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और हम इतने टाइम से ये चीज़ ही खा रहे हैं, तो ये कुछ अच्छी चीज़ है। मतलब लोगों को भी देखते हैं तो देखते हैं कि यार ये रजिस्टर्ड है या ऐसा कुछ। छड्डो, कोई नहीं करना अपन ने। अगर और कुछ, अरे एक और चीज़ मिल गई, एक और चीज़ मिल गई, रुक जाओ। ये देखो, ये आपको TM दिख रहा है ना, यही है ट्रेडमार्क। ठीक है, अब ये चीज़ जो है ये ENC कंपनी है यहाँ की, तो इन्होंने अपनी TM ट्रेडमार्क करवाई हुई है, तो ये चीज़ का एक्सक्लूसिव राइट इन्हीं के पास रहेगा। और अपना आप समझ गए होंगे कि अब क्या होता है ट्रेडमार्क। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ इतना नहीं। अब इसका लोगो, इसका कलर कलर कॉम्बिनेशन, इसका तरीका शब्दों का, ENC लिखा था, अभी आपने देखा ENC कैसे लिखा था, तो वो सारी चीज़ें होती हैं ट्रेडमार्क में अपने तरीके से रजिस्टर करवाना। और वो सारी अथॉरिटी और एग्जामिनर कंट्रोलर अपन ने देखा, वो सारी चीज़ें उसको देखती हैं, और समझने के बाद कि हाँ यार सब बराबर है, उसके बाद आपको ट्रेडमार्क मिल जाएगा। अभी जैसे ये मेरे पास वॉच है एक फायरबोल्ट की, इस पर मैं ढूंढने की कोशिश करी, पर इस पर मेरे को मिला नहीं कहीं भी ट्रेडमार्क, तो अब इसका मतलब ये ट्रेडमार्क नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों है मेरे को नहीं पता, पर
होना तो चाहिए यार, पता नहीं, हो सकता है इन लोगों ने अभी ट्रेडमार्क नहीं करवाया हो, या इस पे ISI मार्क है, अपन ने जो बात करी ना ISI मार्क है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अपन ने इसमें पहली वाली वीडियो में देखा भी हुआ है कैसे क्या होता है, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, अभी फिलहाल इस पे ऊपर समय अपन वेस्ट नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज़ें अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, चल आगे देखते हैं। थोड़ा सा समय यहाँ पे अगर वेस्ट हुआ है तो कोई नहीं, अभी अपन कवर कर लेंगे सारा। Absolute grounds for refusal of registration. Section 9 subsection 1 of the act containing provision relating to absolute ground for refusal of registration prohibits the registration of those trademarks. पहला, which are devoid of any distinctive character that is to way not capable of distinguishing the goods or services of one person from those to another person. अब अपन ने देखा ये जो ENC थी, अब ये केपेबल है कि किसी भी प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को ये किसी भी प्रोडक्ट के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकती है, तो इसलिए इन लोगों को ट्रेडमार्क मिल गया। अगर नहीं कर सकती होती तो नहीं मिलता। विच दूसरा, विच कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ मार्क और इंडिकेशन विच मे सर्व इन ट्रेड टू डेजिग्नेट द काइंड क्वालिटी। देखो अब देखो सबके एग्जांपल बताता हूँ। काइंड यानी कि एक तरीके से काइंड में आप क्रीम ले लो, क्वालिटी में फेयरनेस क्रीम ले लो कि हाँ यार ये क्रीम फेयर करने की, मतलब जो वो कौन सी क्रीम आती है, फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली, ये सब जो आती हैं, तो उसकी क्वालिटी है। अब वो क्रीम है तो क्रीम अब काले करने के लिए तो नहीं होगी, तो क्वालिटी यानी कि फेयरनेस क्रीम, तो वो चीज़ें सारी नहीं हो सकती। ठीक है, काइंड यानी कि क्रीम, क्वालिटी यानी कि फेयरनेस क्रीम, क्वांटिटी अब सबको जाहिर ही है कि यार इसके अंदर कुछ कुछ, अभी ऐसा तो नहीं आप 10 पीस, अगर 10 पीस या 10 ग्राम आपने उसको ही रजिस्टर करवा लिया, उसको ही अपने नाम पे ट्रेडमार्क करवा लिया, तो ऐसे सब नहीं कर सकते आप। इंटेंडेड पर्पस में आप हेयर ऑयल या ऐसी सारी कुछ चीज़ें ले सकते हो। वैल्यूज़, जियोग्राफिकल ओरिजिन और टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ द सर्विस और अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, ये सारी चीज़ें अगर होंगी आपकी तो आपको सीधा सीधा मना कर दिया जाएगा मुंह पे कि हाँ भैया तू रहने दे। तीसरा, विच कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ मार्क और इंडिकेशन विच हैव बिकम कस्टमरी in the current language or in the bona fide and established practices of the trade shall not be registered, provided that a trademark shall not be refused registration if before the date of application for registration it has acquired a distinctive character as a result of the use made of it or is as well known trademark. ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट इतना कुछ था नहीं, सिर्फ ये देखो कि वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ ये बता रहा है मार्क्स और आइडेंटिफिकेशन विच हैव बिकम कस्टमरी इन द करंट लैंग्वेज। तो ठीक है, कोई वो नहीं है नहीं मिलेगा उसको करंट लैंग्वेज के हिसाब से। यहाँ कस्टमरी थोड़ा सा कैसे कहूँ इसको, समझ जाओ इतना, which consist exclusively of marks and identification which have become customary in current language or in bona fide and established practices of the trade shall not be registered. जो चीज़ ऑब्वियस है, जो चीज़ आइडेंटिफाई कर रही है किसी भी प्रोडक्ट को, तो उसको आप नहीं करवा सकते। प्रोवाइडेड दैट में क्या बोला, ट्रेडमार्क शेल नॉट बी रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन इफ before the date of application for registration it has acquired a distinctive character as a result of the use made of it or is a well known trademark. अगर रजिस्टर करने से पहले, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपने वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर को वेल नोन ट्रेडमार्क पहले नहीं था, तो फिर आप कर सकते हो। जाहिर सी बात है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर नहीं था तो आप कर सकते हो, कुछ नया ही ला रहे हो ना आप, तो उसको आप कर सकते हो। ठीक है, जिसने मतलब पहली बार किया तो वो ट्रेडमार्क कर सकता है। अब उसके बाद कुछ एग्जाम्पल वो दिया हुआ है
केस लॉ अपन उसको अभी नहीं देखेंगे, आगे देखते हैं। However, a trademark shall not be refused registration if the mark has in fact acquired a distinctive person as a result for use of is a well-known trademark before the date of the application. In short, the trademark which has been demonstrated to be distinctive in the marketplace shall be regarded as distinctive in law as well as be registrable. सिंपल है, अगर रजिस्ट्रेबल और डिस्टिंक्टिव है इन नेचर तो हो सकता है, और अगर वो क्या बोलते फैक्ट है, मार्क हैज़ इन फैक्ट acquired a distinctive character as a result of use or is a well known trademark before the well known trademark की अपन ने definition देखी थी, the date of application. In short, a trademark which has been demonstrated to the distinctive, अगर वो ट्रेडमार्क अपने आप में बता रहा है कि ये वेल नोन ट्रेडमार्क है या डिस्टिंक्टिव ट्रेडमार्क है, तो फिर उस हिसाब से ही होगा. According to section 9 subsection 2 of the following trademark shall not be registered if the trademark tends to deceive the public or cause any confusion. ठीक है, इसके एग्जांपल में अपना इंडियन चीज़ों को या इंडिया के नाम पे आप या गवर्नमेंट के नाम पे, बहुत अच्छे से समझ आएगा, गवर्नमेंट के नाम पे या गवर्नमेंट अथॉरिटी के नाम पे आप कोई भी अपनी शॉप नहीं खोल सकते, ठीक है, ताकि लोगों के दिमाग में वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो. अभी वंदे भारत का अपन एग्जांपल अगर लें तो वंदे भारत क्या थी, मेट्रो है, मैंने खोल लिया अपना वंदे भारत ऑटोमोबाइल्स, ठीक है. अब इसमें क्या कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे वंदे भारत के प्रोडक्ट्स, वंदे भारत की मैन्युफैक्चरिंग और उसके रिलेटेड चीज़ें, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, तो आपको नहीं मिलेगा. इन एनी इंस्टेंस इफ द ट्रेडमार्क हर्ट्स एनी रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ एनी डेमोग्राफिक सेंक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन, आप किसी भी धर्म के रिलीजियस सिंबल को या रिलीजियस चीज़ों को इस्तेमाल अगर करेंगे और उसको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा ही नहीं. आप मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है, क्या नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर, राधे राधे लिखा हुआ है, ठीक है. अब ये लोग इस चीज़ को, एक मिनट, ठीक है, राधे राधे इन लोगों ने ट्रेडमार्क करवाया है. इसका मतलब कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, बाकी जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है, कुछ उसका अलग पंगा रहेगा, पर जो भी सेंटिमेंट को हर्ट कर सके या ऐसी कोई चीज़ हो तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क नहीं करवाया जा सकता. अब कहने को देखो, इसको हर्ट कैसे होगा लोगों के मन को, कि जैसे इन लोगों का पैकेट है, अब ये जब प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा, इसके अंदर पैकेट के अंदर जो टोस्ट है वो जब ख़त्म हो जाएंगे, तो ये जो रैपर और ये सारी जो ब्रांडिंग, उनकी जो लेबलिंग वगैरह लगी हुई है, वो सब जाएगी कचरे में. तो अब कहने को जो एकदम ऐसे वो होंगे, बोलते हैं ना कट्टर, तो वो लोग इसको कह सकते हैं कि यार तुम्हारा ये सब कचरे में जा रहा है और हमारे क्या बोलते हैं धर्म के खिलाफ है, या हमारे रिचुअल्स के, या हमारी क्या बोलते हैं रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा है, तो आप इसको हटा दो, ठीक है. तो इस वजह से इसको हटाया जा सकता है. अब शायद इन लोगों ने कुछ लोचा कर रखा होगा, तो इस कारण इन लोगों ने सिर्फ मेरे हिसाब से लिख दिया है, वैसे तो नहीं होगा, ट्रेडमार्क कर ही नहीं सकते, या कुछ अलग मैटर होगा, हो सकता है, अपन उसकी गहराई में नहीं जाएंगे अभी. तीसरा, इट कंप्राइजेज और कंटेन्स स्कैंडरियस और ऑब्सीन मैटर, ठीक है. स्कैंडलियस यानी कि अपना फ्रॉड्यूलेंट, ऑब्सीन यानी कि कुछ वल्गर, ठीक है, उसको आप ट्रेडमार्क नहीं करवा सकते. इट्स यूज इज प्रोहिबिटेड अंडर दी एम्बलम्स एंड नेम्स, एम्बलम्स और नेम्स यानी कि आप अशोक चक्र और जो अपना वो है क्या है वो शेर का जो एम्बलम है, क्या बोलते हैं उसको, 4 लायंस, वो सारी चीज़ें आप नहीं करवा सकते. प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950 इसके अंदर अलग बात करता है, पर आप ये वाली चीज़ों को नहीं करवा सकते. सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है,
prohibits registration of a mark if it consists exclusively of shape of goods which results from the nature of the goods themselves or which is necessary to obtain a technical result or which gives substantial value of the goods. वापस सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 prohibits registration of a mark if it consists exclusively of shape of goods which results from the nature of the goods themselves or which is necessary to obtain a technical result which gives substantial value of the goods. It is, however, explained that the nature of the goods or services in relation to which the trademark is used or proposed to be used shall not be ground for refusal of registration. पहले वाले में ये बोला कि आपका जो शेप ऑफ गुड्स है विच रिजल्ट फ्रॉम द नेचर ऑफ गुड्स देमसेल्फ और विच इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन अ टेक्निकल रिजल्ट, उस चीज़ को आप नहीं कर सकते. शेप ऑफ यानी कि आप जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, अब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के ऊपर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का लोगो का आप ट्रेडमार्क नहीं ले सकते, सिंपल. हाउएवर वाले इसमें ये बोला कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन रिलेशन टू विच द ट्रेडमार्क इज यूज्ड और प्रपोज टू बी यूज शैल नॉट बी ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन. इसमें यह भी बोल दिया, क्लैरिफाई कर दिया कि जो नेचर है वो पूरी तरीके से रिफ्यूज़ल का कारण नहीं बन सकता. इसको मैंने किया तो था यार लॉक, हाँ ठीक है. तो वो पूरी तरीके से वो नहीं हो सकता, रिफ्यूज़ल का कारण नहीं बन सकता. आगे फिर से एक केस लॉ दिया हुआ है, फिर से अपन आगे बढ़ जाएंगे फटाफट. आगे दिया हुआ है लिमिटेशन एज टू कलर. क्या बोला है? ट्रेडमार्क रजिस्टर करने मान लो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया एंड कलर बताया, सो ओनली दैट कलर ही होगा. मतलब मान लो मैंने एक कलर को रजिस्टर करवाया अपने प्रोडक्ट के लिए, इसके ऊपर ब्लू कलर से लिखा हुआ था, ठीक है. अब मैं उसकी जगह पे मैं मान लो ग्रीन कलर यूज़ कर लेता हूँ, तो वो फिर नहीं कर सकता, उसको ट्रेडमार्क में नहीं मानेंगे, ठीक है. अगर आपने ब्लू कलर को स्पेसिफाई करके लिया हुआ है ट्रेडमार्क पूरे के ऊपर, तो आपको फिर सिर्फ वही पर्टिकुलर चीज़ यूज़ करनी है, उसके अलावा आप नहीं जा सकते. ग्रीन, पिंक, ब्लू, रेड ये सब आप यूज़ नहीं कर सकते. ब्लू यूज़ कर सकते हो सिर्फ, बाकी कोई कलर यूज़ नहीं कर सकते. देखो क्या बोला. सेक्शन 10 प्रोवाइड्स दैट अ ट्रेडमार्क में बी लिमिटेड होली और इन पार्ट टू एनी कॉम्बिनेशन टू कलर and any such limitation shall be taken into consideration by the registrar of the or the high court as the case may be by having to decide on the distinctive character of the trademark. So far as to trademark is registered without limitation of color, it shall be deemed to be registered for all color. ठीक है, विदाउट एनी कलर के रजिस्टर किया है तो आप फिर कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो. उसकी खैर फीस और वो सब ज़्यादा रहती होंगी या कुछ गॉड ब्लेस मी. आगे बढ़ते हैं. रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन. अब पीछे अपन ने जो पढ़ा था वो था एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन. ये कारण के ऊपर तो आपको पक्का ही है कि मिलेगा ही नहीं. अब ये क्या है? रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन. इस चीज़ों से आपको हो सकता है कि रिफ्यूज़ कर दिया जाए, ठीक है. ये रिलेटिव ग्राउंड्स हैं, वो था एब्सोल्यूट ग्राउंड्स. आगे बढ़ते हैं. चलो देखें. रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन. सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 stipulates that a trademark shall not be registered if because of its identity with an earlier trademark and similarly of goods or service covered to the trademark. वापस से पढ़ते हैं. Section 11 subsection 1 stipulates that a trademark shall not be registered if because of the identity with an early trademark and similarity of goods or services covered by the trademark, or its similarity to an earlier trademark and the identity of the similarity of the goods or service covered by the trademark, there exists a likelihood of confusion on the part of the public. ठीक है,
यहाँ देखो ये बोला है पहले वाले केस में कि नाम भी सेम है और काम भी सेम है, ठीक है। नाम सेम, काम सेम कैसे कर सकते हैं? एडिडास और पूमा का एग्जांपल ले लो, पूमा जो भी बोल लो। एडिडास और प्यूमा दोनों ही शू मेकिंग कंपनी है और दोनों का ही लोगो अलग है। अब ठीक है, एडिडास का आप ऐसे ले लो, अगर किसी ने कंपनी बना ली एबीबास, ठीक है, आपने देखा ही होगा मार्केट में एडिडास का एबीबास, प्यूमा का पूमा, प्यूमा का क्या होता है, प्यूमा का लूमा, कुछ होता है, ठीक है। तो वैसी सारी चीज़ें करते हैं लोग। वो प्यूमा का वो है चीता या कुछ तो बना हुआ है, उसका जो डायरेक्शन है वो यहाँ से यहाँ जाता है, कई लोग उसको यहाँ से यहाँ कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें चलती रहती है मार्केट में। तो उसके लिए ही बोला हुआ है, कुछ ऐसी अगर चीज़ें रहेंगी तो उसको फिर रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। सिमिलर प्रोडक्ट के ऊपर आपको ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता, जो कि देखो काम भी सेम है, नाम भी सेम। Section 11 subsection 2 state that the trademark which is identical with or similar to an earlier trademark and is to be the registered for goods or services which are not similar, मतलब आपका जो क्या बोलते हैं नाम है वो सेम सा है पर जो काम है वो सेम सा नहीं है, to those for which the earlier trademark is registered in the name of the different proprietor shall not be registered if or to the extent the earlier trademark is a well known trademark in India. प्यूमा एडिडास बहुत अच्छे नामी ग्रामी अच्छे से रजिस्टर किया हुआ है, तो उसको नहीं कर सकते। एबीबास या लूमा, वो सारी चीज़ों में आप कर ही नहीं सकते। देखो इसमें मैंने कुछ लिखा रखा है, वेल नोन है एंड डिसिमिलर भी है, डिसिमिलर हुआ तो भी नहीं मिलेगा। मतलब देखो वेल नोन है एंड डिसिमिलर भी हुआ तो नहीं मिलेगा, यानी कि कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा ट्रेडमार्क आपने जो करवाना है वो डिसिमिलर है पर जो सामने वाली चीज़ है वो उसका वेल नोन है, मतलब वेल नोन अपन ने देखा था वो पूरे वर्ल्ड वाइड है, तो भी आपको नहीं मिलेगा। उससे अगर बहुत ज़्यादा मिलता जुलता हुआ तो सेम भी हो तो भी नहीं मिलेगा, सेम भी हो तो नहीं मिलेगा। और वेल नोन है एंड डिसिमिलर है, डिसिमिलर भी हुआ तो भी नहीं मिलेगा। और तीसरी एक और चीज़ मैंने लिख रखी है, नाम सेम काम अलग पर सामने वाला ट्रेडमार्क वेल नोन है तो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तीनों में बात एक ही लिखी हुई है कि अगर वेल नोन है, और यहाँ पे देखो यही बात करिए सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 में कि आपका नाम सेम है, काम अलग है पर नाम सेम है। देखो नाम सेम है, नाम सेम की वजह से वेल नोन वाली पॉइंट आ रही है कि नाम आपका सेम है, काम आपका अलग है। पर मान लो एडिडास की एक वो है शॉप है, मेरी जो एडिडास है जूते बनाती है, और मेरी कंपनी है एबीबास, मैं बनाता हूँ टी शर्ट या शर्ट जो भी हो, ठीक है, तो भी मेरे को नहीं मिलेगा क्योंकि एडिडास इज़ वर्ल्ड वाइड पॉपुलर एंड एबीबास इज़ अ लोकल मार्केट प्रोडक्ट मेकिंग कंपनी और एनीथिंग लाइक दैट, तो उस वजह से भी उसको नहीं मिलेगा। कैमरा बहुत हिल रहा है यार आज। सिंपल सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 और 2 अपन ने क्लियर कर लिया बहुत अच्छे से। सेक्शन 11(1) में अपन ने बात करी थी कि जहाँ पे नाम भी सेम है काम भी सेम है तो भी नहीं मिलना, और जहाँ पे नाम अलग है, नाम सेम है, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 में अपन ने बात करी नाम सेम है पर काम अलग है, तो भले ही काम क्या बोलते हैं अलग है पर सामने वाले का अगर वेल नोन है तो नहीं मिलेगा, वेल नोन मान लो नहीं भी है पर तो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 में क्या बोला, प्रोवाइड्स दैट ट्रेडमार्क शैल नॉट बी रजिस्टर्ड इफ और टू द एक्सटेंट दैट its use in India is liable to be prevented by virtue of any law और by virtue of any law of copyright, ठीक है। इन दोनों के अंदर भी अगर होगा तो मना कर दिया जाएगा कि आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 state that nothing in this section shall prevent the registration of a trademark where the proprietor of the earlier trademark or either or other earlier right consent to the registration
and in such cases the registrar may register the mark under special circumstances under section 12. ठीक है, राइट कंसेंट की यहाँ पे बात करी हुई है कि अगर सामने वाले की कंसेंट है या फिर वो आपसी क्या बोलते हैं सहमति के साथ उसको अलाउ करते हैं तो फिर चलेगा, हमें आपको कोई समस्या नहीं, तो हमें भी कोई समस्या नहीं है। सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 आ रहा है अब सीधा। द रजिस्ट्रार shall, while determining whether a trademark is a well-known trademark, take into account by any fact which he considers relevant for determining a trademark as a well-known trademark, including the knowledge or recognition of the trademark in the relevant section of the public, including knowledge in India obtained as a result of promotions of the trademark. वापस से पढ़ेंगे, इसको नहीं समझ में आया, देखो क्या बोला है। सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 बात करता है द रजिस्ट्रार शेल, while determining whether a trademark is a well-known trademark, take into account any fact which he considers relevant for determining a trademark as a well-known trademark. ट्रेडमार्क को कब well-known trademark मानेंगे ये बोला, उसकी क्या कंडीशंस है। The knowledge or recognition of the trademark is the relevant section of the public, including knowledge in India obtained as a result for promotion of the trademark. यानी कि उसको पूरे इंडिया में माना गया है, उसकी लोगों की नॉलेज में है और काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड है। दूसरा, द ड्यूरेशन, एक्सटेंट एंड जियोग्राफिकल एरिया ऑफ एनी यूज़ ऑफ दैट ट्रेडमार्क, कहाँ तक का वो फैला हुआ है इंडिया में या कहीं भी, कितने समय से है और कितने लोगों को वो प्रभाव दे रहा है, प्रभाव पड़ रहा है उसका। द ड्यूरेशन, एक्सटेंट एंड जियोग्राफिकल एरिया ऑफ एनी प्रमोशन ऑफ द ट्रेडमार्क, इंक्लूडिंग एडवर्टीजिंग or publicity and presentation at fair or exhibition of the goods or services to which the trademark applies. कहाँ कहाँ तक उसकी पहुँची हुई है, कहाँ कहाँ तक उसको एडवर्टाइज़ किया। अभी मैकडोनल्ड की एड यहाँ का नहीं है कंपनी, पर एड यहाँ पे भी आती है। KFC यहाँ की नहीं है, एड यहाँ पे भी आती है। एडिडास यहाँ की कंपनी नहीं है, नाइकी यहाँ की कंपनी नहीं है, फेसबुक यहाँ की कंपनी नहीं है, पर एड आती है। तो वही सारी चीज़ें बोली हुई हैं, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और भी हैं। The duration and geographical area of any registration of or any application for registration of that trademark under this act to the extent that they reflect the use or recognition of the trademark. ठीक है, जहाँ पे यूज़ और रिकॉग्निशन की बात करिए तो वो भी देखा जाएगा कि कितने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और कितने लोगों को अगर हम क्या बोलते हैं वेल नोन इसको अगर नहीं मानेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, या कुछ भी वैसे कुछ आप कह सकते हो। द रिकॉर्ड्स ऑफ सक्सेसफुल इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स इज दैट ट्रेडमार्क, in particular the extent to which the trademark has been recognized as a well-known trademark by the court or registrar under the record. The record is successful enforcement of the right of the trademark. ठीक है, अगर किसी कोर्ट के द्वारा या किसी लॉ के द्वारा उसको बोला होगा या कुछ ऐसा राइट इन्फोर्समेंट या सक्सेसफुल इन्फोर्समेंट हो चुका होगा पहले से ही, तो फिर उसको अपन ट्रेडमार्क ही मानेंगे, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 11 सबसेक्शन 7 में क्या बोला हुआ है, प्रोवाइड्स दैट द रजिस्ट्रार शेल, while determining as to whether a trademark is known or recognized is in a relevant section of the public for the purpose of subsection 6, takes into account the number of actual or potential consumer of the goods or services. कितने लोगों से उसको प्रभाव पड़ रहा है, वो वाली बात जो अपन ने देखी सिमिलर। द नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, कितने लोगों की, मतलब अभी फेसबुक यूज़ करने वाले धरती पर, मतलब अभी पता है फेसबुक का डेटा आया था कि अब फेसबुक का नहीं डेटा आया था पर एक रिपोर्ट थी जहाँ पे ये बोला हुआ था कि अब जितने कस्टमर हो सकते थे ना फेसबुक के, वो हो गए। अब फेसबुक पे और लोग जुड़ेंगे ही नहीं। फेसबुक पे जो जुड़ने वाली पब्लिक थी वो थी अपने से पहली जनरेशन, यानी कि अपने मम्मी पापा वगैरह वाली, या अब जो भी 2000 से पहले पैदा हुआ होगा या 2000 तक में पैदा हुआ होगा, वो लोगों ने फेसबुक, नहीं 2000 नहीं बराबर 2000 आप समझो लगभग 2015 तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं या जितने भी लोगों 2015 तक, उसके पहले वाली जो भी जनरेशन थी उसने 2000 वाली या 2090s वाली या 2000 वाली,
उन लोगों ने फेसबुक यूज़ किया है, और उसके बाद 2015 के बाद कोई भी जो क्या बोलते हैं 2015 के बाद उसको किसी ने यूज़ नहीं किया मेरे हिसाब से। तो नहीं बराबर ठीक है। हाँ, जो अपन पहले कह रहे थे 2004 2000 की जो जनरेशन है, मतलब जो तब पैदा हुई है, उसने कभी फेसबुक यूज़ नहीं करना है। तो वही बोला हुआ था उस रिपोर्ट में, इसलिए ही फेसबुक वाला जो है अपना मार्क जुकरबर्ग, वो अब दूसरी चीज़ों में जा रहा है। उसी ने इसलिए ही तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, अब अपनी जनरेशन इंस्टाग्राम पे है, तो वो इसलिए फेसबुक से हट के इंस्टाग्राम पे आया। कुछ टाइम बाद कुछ और लॉन्च करेंगे तो वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, या किसी और ने लॉन्च करी तो भाई सब फिर से उसको खरीद लेंगे। जो भी चलता रहेगा वो अलग मैटर है। आगे देखते हैं। द बिजनेस सर्कल डीलिंग विद द गुड्स एंड सर्विसेज, कितना बड़ा बिजनेस है। अभी फेसबुक का नाम भी यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में है, और अपन को पता है वो कितने मिलियन डॉलर की कंपनी है, या कितनी अहमियत रखती है, कितने नेटवर्थ की कंपनी है। तो वो सारी चीज़ें अपन जानते हैं। तो वही बिजनेस सर्कल डीलिंग विद द गुड्स एंड सर्विसेज, कितने क्या बोलते टाइम से, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स, और ये सारी चीज़ें उसको मद्देनज़र रखते हुए देखी जाती है कि ये वेल नोन प्रोडक्ट, वेल नोन हो सकता है या नहीं हो सकता। Where a trademark has been determined to be well known in at least one relevant section of the public in India by any court or registrar, the registrar shall consider that trademark as a well known trademark for registration under this act. Simple. The registrar shall not require as a condition for determining whether trademark is a well known trademark, और ठीक है, ये सारी इतनी चीज़ें नहीं है। यूज इन इंडिया कब है, रजिस्टर्ड कब हुआ था, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन ट्रेडमार्क कब हुई थी, दैट द ट्रेडमार्क इज वेल नोन हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन फाइल्ड, दैट द ट्रेडमार्क इज वेल नोन टू द पब्लिक इन लार्ज इन इंडिया। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको सबको पढ़ने की, ये रीड ओनली वाला पॉइंट है पूरा। While considering an application for registration of a trademark, an opposition filed in respect thereof, the registrar shall protect a well-known trademark against the identical or similar trademark. कोई अगर अपोजिशन मांगता आता है, कोई ने नया किया, तो अब किसी ने अपोज किया कि भैया ये तो पहले से ही है, सिमिलर या जो भी है वेल नोन, तो वहाँ पे रजिस्ट्रार उसको प्रोटेक्ट करेगी। दूसरा, टेक इनटू कंसिडरेशन द बैड फेथ इन्वॉल्व, अगर किसी का बैड फेथ है तो वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। उसके बाद केस लॉ दिया, अपन नहीं पढ़ने वाले। उसके बाद देखो सेक्शन 13 दिया हुआ है, जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स और इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स। रीड ओनली वाला पॉइंट है। अब इसके बाद के जो भी 2 पेजेस हैं वो रीड ओनली वाले हैं, तो वो उस हिसाब से अपन फटाफट पढ़ के ख़त्म करेंगे। देखते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स और इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स। सेक्शन 13 states that no words which is commonly used and except name of any single chemical element or any single chemical compound as distinguished from a mixture in respect of the chemical substance or preparation, or which is declared by the World Health Organization and notification in the prescribed manner by the registrar from time to time as an international non-proprietary name, or which is respectively similar to such name, shall be registered as a trademark, and any such registration shall be deemed for the purpose of section 57 to be entry made in the registrar without sufficient cause, or any entry wrongly remaining on the register as the circumstances may require. अगर कोर्ट ने या क्या बोलते हैं अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने या रजिस्ट्रार वगैरह ने कोई भी ऐसे बोल दिया कि हाँ इसको नहीं कर सकते, तो नहीं होगा। और दूसरा, पहले पॉइंट में जो ये बोला था कि कोई भी केमिकल एलिमेंट जो कोई ग्रुप का है, कोई अलग से भी उसका जो एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उसको आप रजिस्टर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये प्रोहिबिशन लगा दिया गया है सबके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। यूज़ ऑफ नेम्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिविंग पर्सन और पर्सन रिसेंटली डेड। देखो क्या बोला है। Where an application is made for the registration of a trademark which falsely suggests a connection with any living person or a person whose death took place within 20 years prior to the date of application for registration of the trademark, the registrar may, before the proceeds with the application, requires the applicant to furnish him with the consent in writing of such living person or
as the case may be, or the legal representative of the deceased person to the connection appearing on the trademark, and may refuse to proceed with the application unless the applicant furnishes the registrar with such consent. ठीक है, मेन तो कंसेंट वाली बात है और कुछ इतनी ध्यान रखने वाली चीज़ नहीं है, सीधा अपन इसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे. विड्रॉवल ऑफ एक्सेप्टेंस. सेक्शन 19 प्रोवाइड्स दैट वेयर आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ एन एप्लीकेशन for registration of a trademark, but before its registration, the registrar, if satisfied that the application has been accepted in error. वापस से पढ़ेंगे क्या बोला, देखो सेक्शन 19 प्रोवाइड्स दैट वेयर आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क बट बिफोर इट्स रजिस्ट्रेशन before its registration, the registrar, if is satisfied that the application has been accepted in error, हमने मान तो लिया था पर गलती से मान लिया था, तो इस वजह से हम अभी मना कर रहे हैं. दूसरा, that in the circumstances on the case of the trademark should not be registered or should be registered subject to conditions or limitation, or the condition additionally to or different from the conditions or limitations subject to which the application has been accepted. The registrar may, after hearing the applicant, if he so desires, withdraw the acceptance and proceeds as if the application had not been accepted. ठीक है, उसको ना प्रॉपर मना ही कर देंगे जहाँ पे उसको वो मिलेगा नहीं. पहले मतलब बोला कि गलती से हमने एक्सेप्ट कर दिया था, पहले एक्सेप्ट तो कर लिया था पर रजिस्टर होने से पहले उन लोगों ने बोल दिया कि गलती से एक्सेप्ट किया था, तुमको नहीं मिलेगा. और वहाँ पे फिर वही अपना प्रोसीजर पूरा फॉलो होगा कि क्यों मना किया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, शो कॉज नोटिस और वो सारी बात है. और अगर सामने वाले को ही लगता है कि मेरे को ये नहीं करवाना, तो वो विड्रॉ भी करवा सकता है अपने एंड से. ठीक है, आगे देखते हैं. सेक्शन अपन ने पहले कौन सा देखा था, 13 देखा था, और उसके बाद अपन ने देखा जो उसमें सेक्शन का रेफरेंस नहीं है, उसके बाद जो देखा सेक्शन 19. अब अपन देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट ऑफ एप्लीकेशन. सेक्शन 20 इसकी बात करता है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20, वंस द रजिस्ट्रार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन हैज़ एक्सेप्टेड द एप्लीकेशन, ही शैल गेट द application advertised in the prescribed manner after acceptance. According to section 20, once the registrar for registration has accepted the application, he shall get the application advertised in the prescribed manner after acceptance. However, the application shall be advertised before acceptance if the application is related to the trademark to which the section 9 subsection 1 and section 11 subsection 2 and 1 and 2 apply, or in any other case as it deems expedient to the registrar. The purpose of advertisement is to give information to the public at large in respect of the trademark advertised and afford an opportunity to oppose the registration of the trademark on given grounds. So the advertisement must be completed in all respect, and otherwise the very purpose of advertisement will be frustrated. If there is incomplete or incorrect information in the advertisement, it would amount to misrepresentation, which deprives a prospective opponent of the opportunity to get full information and of filing an effective opposition. सिंपल है, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा. ये सारी चीज़ें मैं रीड ओनली वाली पढ़ रहा हूँ सिर्फ. आगे पढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन. ये भी रीड ओनली वाला ही रखो. रजिस्ट्रेशन सेक्शन 23. सेक्शन 23 स्टेट्स दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19 कौन सा था, विड्रॉवल ऑफ एक्सेप्टेंस वाला. व्हेन एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क हैज़ बीन एक्सेप्टेड and either the application has not been opposed and the time for the notice of opposition has expired, or the application has been opposed and the opposition has been decided in favor of the applicant, the registrar shall, unless the central government otherwise direct, register the said trademark within 18 months from the filing of application, and the trademark when registered shall be registered as of the date of making of the said application, and the dates shall, subject to the provision of section 154, be deemed to be the date of the registration. जब से उसने किया होगा तब से ही मानेंगे कि हाँ ये इसकी डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन थी, और तब से उसको 18 मंथ के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ उसकी कोई गलती नहीं है और अपोजिशन को खारिज कर दिया एप्लीकेंट के फेवर में जवाब दे दिया कि हाँ भैया तेरे को ट्रेडमार्क मिल जाएगा. ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क, द रजिस्ट्रार shall issue to the applicant a certificate in the prescribed form of the registration thereof, sealed with the seal of the trademark registry. Where registration of a trademark is not completed
within 12 months, where registration of trademark is not completed within 12 months from the date of the application by reason of default on the part of the applicant, the registrar may, after giving notice to the applicant in the prescribed manner, treat the application as abandoned unless it is completed with the time specified in the behalf of its notice. 12 महीने के अंदर उसकी गलती की वजह से कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो वो चीज़ पूरी नहीं करता है, तो फिर उसको खारिज कर दिया जाएगा उसके एप्लीकेशन को, और अपना वहाँ पे उसको फिर ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा. द रजिस्ट्रार मे अमेंड द रजिस्टर or a certificate of registration for the purpose of correcting a clerical error or an obvious mistake. The registrar may amend the register or a certificate of registration for the purpose of correcting a clerical error और obvious mistake. कुछ अगर obviously mistake हो जाती है बाई चांस गलती से clerical error की वजह से, तो उसको फिर वो ठीक कर देगा रजिस्ट्रार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आगे बढ़ते हैं. एक अच्छा ये वाला चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना. सेक्शन 25 क्या बोल रहा है? ड्यूरेशन, रिन्यूअल, removal and restoration of registration. Section 25 of the Act deals with duration, renewal of registration for removal and restoration. 4 चीज़ें हैं भैया: ड्यूरेशन, रिमूवल, रिन्यूअल और अपना restoration. It allows registration of a trademark for a period of 10 years. 10 साल के लिए आपको मिल गया, और उसके बाद फिर आप रिन्यूअल बेसिस पे कर सकते हो. In keeping with the generally accepted internationally practice and to reduce the workload of the Trademark Office, Section 25 allows renewal of registration for successive periods of 10 years from the date of the original registration or the last renewal. With a view to facilitate renewal of registration, Section 25 subsection 4 provides for restoration of removed trademark on payment of renewal fee. अगर माई चांस ऐसा हो गया कि रिन्यूअल फीस तुम नहीं भर पाए, उन लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो उसको फिर आप रिस्टोर भी करवा सकते हो सफिशिएंट कॉस्ट के बेसिस पे कि हाँ भैया ये गलती हो गई थी, अब मैं तैयार हूँ अपनी गलती को मानने के लिए और मेरे को वापस दे दो. तो वो लेट फीस और इंटरेस्ट और प्रिस्क्राइब्ड फीस और आज की अभी रिन्यूअल फीस वो सब भर के आपका वापस से आपको रिस्टोर कर दिया जाएगा अपने ट्रेडमार्क को. एक क्वेश्चन है, कैन अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बी रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर? डेफिनेटली. It can be removed on application to the registrar on prescribed form on the grounds that the mark is wrongly remaining on the register. The registrar also can suo motu issue notice for removal of registered trademark. किसी ने एप्लीकेशन करी तो आपने उसको रिमूव कर दिया रजिस्टर के अंदर से, और अगर रजिस्ट्रार को खुद लगा कि ये गलती है तो वो खुद भी हटा सकता है. आगे देखें. इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, सेक्शन 29 इसकी बात करता है. इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव इन्फ्रिंज्ड अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इफ ही यूजेज अ मार्क विच इज आइडेंटिकल विद और सिमिलर टू द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड इज यूज्ड इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट सिमिलर to those for which trademark is registered, and to register trademark has a reputation in India, and the use of trademark and the use of mark without due cause would take unfair advantage of or is detrimental यानी कि उसके खिलाफ में, detrimental यानी कि उसके विरोध में, हाँ बराबर खिलाफ में, to the distinct character और repute of, ठीक है, उसकी आप अनड्यू एडवांटेज ले रहे हो या कुछ गलत कर रहे हो या उसके खिलाफ में कर रहे हो तो आपको इन्फ्रिंजमेंट के तौर पे सज़ा मिलेगी. A registered trademark is infringed by a person who, not being a registered proprietor or a person using by way of permitted use, uses in the course of trademark a mark which, because of its identity with the registered trademark and the similarity of the goods or services covered by such registered trademark. अच्छा ये लंबा आंसर है यार, ठीक है, इसको समझते हैं क्या बोला हुआ है इसके अंदर. ठीक, वापस इसको ना पूरा प्रॉपरली वापस से देखते हैं क्या बोला हुआ है. इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, सेक्शन 29 में इसकी बात करी हुई है. अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव इन्फ्रिंज्ड a registered trademark if he uses a mark which is identical with or similar to the registered trademark and is used in relation to goods or services which are not similar
to those who for which trademark is registered, and the registered trademark has a reputation in India, and the use of trademark without due cause without would take unfair advantage of or in detrimental to the distinct character or repute of. यानी कि आपने किसी के ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल किया, उसकी तरह कोई सिमिलर अपने आप ही बना लिया कुछ उसके जैसा लोगो, भले ही आपका काम अलग हो या कुछ भी हो, और अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश करी या डेट्रीमेंटल टू द एक्ट हुए आप, या उस रूल्स का आपने खिलाफ किया, तो आपको इन्फ्रिंजमेंट के तौर पे पनिश कर सकते हैं और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इसको माना जाएगा. A registered trademark is infringed by a person who, not being a registered proprietor or person using by way of permitted use, uses in the course of trademark a mark which, because of its identity with the registered trademark and the similarity of the goods or services covered by such registered trademark, ठीक है, its similarity to the registered trademark and the identity or similarity of the goods or services covered by such registered trademark, its identity with the registered trademark and the identity of the goods or services covered by such registered trademark is likely to cause confusion on the part of the public or is likely to have an association with the registered trademark. ये सारी चीज़ें अगर होती है, सिंपल है, अगर सिमिलरिटी है उसके अंदर ज़्यादा, वो किसी चीज़ को वो है आइडेंटिफाई करता है, सिमिलर है और कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, तो वो सारी चीज़ों का अगर आप उसको इस्तेमाल करते हो तो आपको इन्फ्रिंज्ड पर्सन माना जाएगा. अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क is infringed by a person who, not being a registered proprietor or a person using by way of permitted use, uses in the course of trademark a mark which is identical with or similar to the registered trademark and is used in relation to goods or services which are not similar to those for which the trademark is registered. ठीक है, यहाँ पे ये बोला कि उसको अनफ्रिंज्ड माना जाएगा वो व्यक्ति को जो कि रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर नहीं है, पर्सन यूजिंग द परमिटेड यूज. ठीक है, वो ऐसा है कि पहले वाले में बोला आइडेंटिकल विद और सिमिलर टू द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, यानी कि नाम भी सेम है, काम भी सेम है, पहले जो अपन देख चुके हैं वही है. इज यूज इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट सिमिलर टू दोज विच द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड, मतलब नाम सेम काम अलग वैसा कुछ. द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैज़ अ रेपुटेशन इन इंडिया एंड द यूज ऑफ मार्क विदाउट ड्यू केस टेक अनफेयर एडवांटेज और डेट्रीमेंटल टू द डिस्टिंक्ट कैरेक्टर और रेप्यूट इन द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. अ पर्सन यूज अ रजिस्टर्ड मार्क इफ इन पर्टिकुलर ही affixes it to goods or packaging thereof, offer or exposes goods for sale, puts them on the market or stocks them for those purpose under the registered trademark or offer or supplies services under the registered trademark. ठीक है, अगर कोई सप्लाई करता है, ये जो अपन का प्रोडक्ट था राधे राधे वाला, वो अगर मैं देखो ट्रेडमार्क करवाया हुआ है, वो किसी को बेच रहा हूँ तो फिर चलेगा, वो यूज़ करेगा सामने वाला तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. पैकेजिंग देयर ऑफ, वो क्या बोलते, अपनी कुछ उसके ऊपर पैकेज करके कर सकता है, पर वहाँ पे मेरा वाला भी रहेगा, वो मतलब ऐसी बात रहेगी कि कोई उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कुछ आप गलत एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना चाहिए. इन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स अंडर दी मार्क यूजेज द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑन बिजनेस पेपर्स और इन एडवर्टाइजिंग. ठीक है, यहाँ सब जगह चलेगा. अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज इन्फ्रिंज्ड बाय एनी एडवर्टाइजिंग of the trademark if such advertising takes unfair advantage or contrary to honest practices, फिर in detrimental to the distinct character, is against the reputation of the trademark. ठीक है, where the distinct elements of registered trademark mark consist of or include words, the trademark may by infringed the spoken views of the words as well as their visual representation and reference in this section to the use of mark shall be construed accordingly. ठीक है, in the case of Renaissance Hotel Holding versus B. Vijay Sai and organization, judgment dated this appeals was filed against the observation of High Court that
they did not see any infringement for the appellant's trademark Renaissance with that of साई Renaissance. ठीक है, ये लोग जो थे ना विजय साई, उनकी थी एक साई Renaissance, और स्पेलिंग में भी फ़र्क है, नहीं स्पेलिंग सेम है, उनकी रेनाइंस करके है, इनकी साइन रिलायंस है. और अब उसमें क्या बोला, ऑफ रिस्पोंडेंट ऑल्सो दैट नो एविडेंस ऑफ एन ट्रांस बॉर्डर रेपुटेशन फॉर इट्स मार्क और ऑफ एनी डैमेज टू रेपुटेशन वॉज प्रेजेंटेड. देयरफॉर दिस अपील वॉज प्रेजेंटेड. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द हाई कोर्ट वॉज एर्ड in this their opinion, and the respondent defendant has infringed on the appellant trademark plaintiff Renaissance. ठीक है, रिनाइंस वाले को मना करा कि तू गलत है और ऐसा वैसा, और यहाँ पे फिर कुछ केस का एग्जाम्पल और वो सब दिया हुआ है, वो अपने काम का नहीं है और यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है. आगे बढ़ते हैं सीधा अपन. द लिमिट्स ऑन इफेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. लिमिट्स ऑन इफेक्टिव of registered trademark. Section 30 enumerates certain acts which do not constitute infringement. कहाँ वो infringement नहीं हो सकती, मतलब नहीं मानेंगे उसको. This section explicitly states that nothing in section 29 shall be considered as preventing the use of a registered trademark by any person for the purpose of identifying goods or services as those to the proprietor, provided that use is in accordance with honest practice in industrial or commercial matter and is not such as to take unfair advantage or detrimental to the distinct character. Section 30 subsection 2 states that the registered trademark is not infringed where the use in relation to the goods or services indicates the kind, quality, quantity, intent, purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or rendering the services or other characteristics or goods or services. A trademark is registered subject to any conditions or limitations. The use of the trademark in any manner in relation to goods or services to be sold, having regard to those conditions or limitations, the registration does not extend. ठीक है, ये सारी चीज़ें भी देखो इतनी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. द यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क बाय ए पर्सन इन रिलेशन टू गुड्स और एडेप्टेड टू फॉर्म पार्ट ऑफ और टू बी एक्सेसरी टू अदर. ठीक है, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है यार. आगे बढ़ते हैं सीधा. देखो ये वाले पॉइंट ऐसे हैं कि एक बार पढ़ लोगे ना, आप अपने हिसाब से अपने एंड में पढ़ लेना, यहाँ पे समय बर्बाद मत करो, पढ़ लो. और अपना देखो एग्ज़ाम में बाई चांस कुछ, देखो इतना सारा 40 मार्क का वेटेज है, अब सारी चीज़ें ऐसा तो नहीं है कि इसी में से पूछ लेंगे, पर ये भी नहीं है कि अपन इसको छोड़ के जाएंगे, तो इसीलिए अपन एक बार सिर्फ पढ़ ले रहे हैं. ठीक है, आगे क्या बोला है कि दैट द यूज़ ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बीइंग वन ऑफ टू or more trademark registered under these act which are identical or nearly resemble each other in exercise of the rights to use the trademark given the registration under this act lawfully acquired by a person. कोई दिक्कत नहीं है, उसने lawfully किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है. Having been assigned by the registered proprietor or with his consent. ठीक है, with his consent है, law के द्वारा है और रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर से असाइन किया हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, सामने वाला दे रहा है तो फिर लो. सेक्शन 30 सबसेक्शन 6 शैल नॉट अप्लाई. सेक्शन 30 सबसेक्शन 30 कौन सा था, वो वाला था अपना यही लॉफुली वाला. वेयर देयर एग्जिस्ट legitimate reason for the proprietor to oppose further dealings in the goods in particular where the conditions of the goods has been changed or impaired after they have been put on the market. ठीक है, उन्होंने कुछ अगर चेंज कर दिया है तो उनको बताना पड़ेगा, पर जब से वो अप्लाई कर देंगे तो वो जो पहले वाला था लॉफुली वाला उसको वो कर दिया जाएगा, डिसअप्रूव कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा. फिर एक वो दिया हुआ है, केस दिया हुआ है, केस लॉ दिया हुआ है, वापस से उसको हटा देंगे अपन. आगे बढ़ते हैं. पासिंग ऑफ. व्हाट इज पासिंग ऑफ? देखते हैं क्या बोला है. पासिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक बार पढ़ के ख़त्म करते हैं. पासिंग ऑफ. Black's Law Dictionary defines passing off as the act or an instance falsely representing one's own product as they of another in an attempt to deceive potential buyers. Passing off is actionable in tort under the law of unfair competition. It may be actionable as trademark infringement. वापस से पढ़ो. The act or an instance falsely representing one's own product as that of another in an attempt to deceive potential buyers.
पासिंग ऑफ इज एक्शनेबल इन टॉट, अपना ये पढ़ते हैं अपन उसमें लॉ ऑफ टॉट्स में, JICL में, ग्रुप 1 में, अंडर द लॉ ऑफ अनफेयर कॉम्पिटिशन इट मे बी एक्शनेबल एज ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। इसको ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट भी क्वेश्चन मान सकते हैं, जहाँ पे आप अनफेयर कंपटीशन कर रहे हो और किसी और चीज़ को यूज़ कर रहे हो, किसी और के प्रोडक्ट को या तो आप फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एक तो लॉ ऑफ टॉट में आता है और यहाँ भी आप इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क में कर सकते हो। अब आगे देखो क्या बोला हुआ है, विद द tremendous growth in trades and commerce the competitors or other traders tends to intimate the well-known or reputed trademark by intimate color scheme or get up to the packaging with a view to pass off such goods of the genuine owner. In case of registered trademark, the owner can move the court under this act for the infringement, whereas in cases of the unregistered trademark, the act recognizes the common law remedy of passing off. The tort of passing off is based upon the principle that no man is entitled to represent his goods as being the goods of another man, and no man is required to use any mark, sign, or symbol, device, or means whereby, without making a direct representation himself to a purchase who purchases from him, he enables such purchases to tell a lie or to make a false representation to somebody else who is to ultimate purchaser। ठीक है, इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करने बैठूंगा मैं, आपको समझ में आ ही गया होगा, सिंपल बोला हुआ है। अब पर्पस ऑफ द रेमेडी ऑफ पासिंग ऑफ ट्रेडमार्क ओनर के लिए, कंज्यूमर के लिए और सोशल इंटरेस्ट के लिए करा जाता है, ताकि ट्रेडमार्क ओनर जो है उसका भी नुकसान नहीं हो, उसके नुकसान होगा तो कंज्यूमर लॉस होगा, तो ट्रेडमार्क वाले का भी नुकसान होगा, और सोशल इंटरेस्ट में भी वो एक बनी रहे कि वो किसी ने ट्रेडमार्क करवाया था, किसी ने इसका क्या बोलते मिसयूज़ कर लिया, ट्रेडमार्क वालों ने कुछ किया ही नहीं, तो वो ट्रेडमार्क वालों को भी करना पड़ेगा, तो वहाँ पे सोशल इंटरेस्ट भी बनता है, वो पूरा सोशल इंटरेस्ट फिर वहाँ पे वो भी देखता है, प्रोडक्ट की भी क्या बोलते हैं उसकी रेपुटेशन प्रोडक्ट की भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें साथ साथ में देखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। द प्लेंटिफ इन एन एक्शन ऑफ पासिंग ऑफ हैज़ टू एस्टैब्लिश that his business or goods has acquired the reputation and that his marks has become distinctive of his goods among the public at large. He has to establish that there is likelihood of deceptions or confusion in the minds of the public. He, however, does not have to establish the fraudulent intentions on the part of the defendant. Thirdly, he has to establish that confusion is likely to cause damage or injury to the reputation, goodwill, and fair name of the plaintiff. He need not prove to actual loss or damage in an action of passing off. ठीक है, उसको प्रूफ नहीं करना, सामने वाले को प्रूफ करना है। He need not prove the actual loss or damage in an action of passing off. अगर किसी ने यूज़ किया है, उसने पासिंग ऑफ वाला केस किया है, तो आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाले से अपन उसको कंपेंसेट करवा ही लेंगे। लॉ ऑफ टॉट में अपन इसको और डिटेल में पढ़ेंगे ग्रुप 1 में, तो उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा। अभी एक कोई केस दिया हुआ है, ऊपर से देख लेते हैं। इन द केस ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा पेपर मिल लिमिटेड वर्सेस महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट ब्रॉडली stated in an action for passing off on the basis of an unregistered trademark generally for deciding the questions of deceptive similarity, the following factors are to be considered: the nature, resemblance, nature of the goods, similarity in nature, class of purchaser, goods bearing the marks they require, mode of purchasing, any other surrounding circumstances. Weightage to be given to each of the aforesaid factor depending upon facts of each cases, and the same weightage cannot be given to each factor in every case. अब यहाँ पे देखो उस चीज़ का अगर आपने यूज़ किया है तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती है। नेचर क्या है, नेचर गुड्स का नेचर क्या है, सिमिलरिटी इन नेचर क्या है, क्लास ऑफ परचेजर क्या है, रिजेम्बलेंस क्या है। ठीक है, सिंपल है, इतना कुछ अपन डेप्थ में अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है, तो अपन जाएंगे भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो अब सिर्फ पढ़ने वाले ही आंसर ज़्यादा हैं, ये वाले पूरे चैप्टर में देखो पढ़ने वाले आंसर ज़्यादा हैं।
या मैक्सिमम 4 जो चीज़ें हैं गहरी हैं, वो थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना है। बाकी सब आप ऐसे ऐसे पढ़ लोगे जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन टू बी प्राइमा फेसिया एविडेंस ऑफ वैलिडिटी। देखो क्या बोला है। सबसे पहले देखो इसमें बोला क्या है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं कैसे पता चलेगा। रजिस्ट्रेशन टू बी प्राइमा फेसिया एविडेंस ऑफ वैलिडिटी, आपने रजिस्टर करवाया है तो सबसे पहला सबूत ही यही है, वैलिडेट करता है ये चीज़ कि हाँ आपने रजिस्टर करवाया है तो आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है। तो वही की बात करी हुई है, पढ़ लेते हैं क्या बोला हुआ है। सेक्शन 31 ऑफ द एक्ट स्टिपुलेट्स दैट इन ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स relating to trademark registered under the act, the original registration and all subsequent assignment and transmission thereof shall be prima facie evidence of the validity। जो देख के ही लेगा, ठीक है। प्राइमा फेसिया का मतलब होता है जो देख के ही लेगा, जो देख के ही लगे, सॉरी लिखा उस हिसाब से, जो देख के ही लगे, मतलब प्राइमा फेसिया आपको क्या बोलते, देख के ही लगेगा कि हाँ ये चीज़ तो है ही, बराबर ही है, ठीक है। हाउएवर एज पर सेक्शन 34 द प्रोप्राइटर और registered user of a registered trademark is not entitled to interfere with or restrain the use by any person of a trademark identical with or nearly resembling it in relation to goods or services in relation to which that person or a predecessor in titles of his has continuously used the trademark from a prior date। उससे पहले से ही वो यूज कर रहा है। तो वहाँ पे वो इंटरफेयर कर सकते हैं, नॉट एंटाइटल्ड और ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाएंगी। देयरफॉर इन द केस ऑफ अनरजिस्टर्ड मार्क द ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क मे लॉन्च अ केस अगेंस्ट पासिंग ऑफ, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मेरी जो प्रोडक्ट है उसको कोई और यूज़ कर रहा है तो जो ओनर रहेगा ट्रेडमार्क का वो पासिंग ऑफ का एक्शन लगा सकता है, केस कर सकता है। हिज ट्रेडमार्क इज यूज्ड बाय सम अदर पर्सन, it has been held by the court in various cases and the ownership of trademark is decided by its usage, its commercial transaction, ठीक है। और फिर उसके बेसिस पे उसको कंपनसेशन वगैरह भी मिल सकता है। द सुप्रीम कोर्ट इज यूनिप्ली, हाँ ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इन यूनिप्लाई इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस यूनिकॉर्न प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड and others observe that for inherently distinctive marks ownership is governed by priority for use for such marks the first user of sales of goods and services in the owner who is senior to another। यूनिप्लाई और यूनिकॉर्न जो पहले से यूज़ कर रहा है भले अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, पर वो जो व्यक्ति है वो मान लो 10 साल से यूज़ कर रहा है और आप आए हो अभी 2 साल पहले, तो 10 साल पहले वाले को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी और उसके बाद वाले को बाद में दी जाएगी, मतलब पहले वाले को मिल जाएगा रजिस्टर अगर वो करना चाहे ट्रेडमार्क, तो दोनों अगर साथ में कर रहे हैं तो पहले वाले को मिलेगा जो पहले से यूज़ कर रहा है। These marks are given legal protection against infringement immediately upon adoption and use in trade. Simple. Some court indicates that even prior sale of goods through small in size with the mark are sufficient to establish priority, the test being to determine continuous prior user and to volume of sale or the degree of familiarity of the public with the mark, ठीक है। पब्लिक के साथ उसकी कितनी फेमिलियरिटी है, कितने प्रोडक्ट्स की वो सेल कर दे रहा है, कितने टाइम से वो प्रायर यूज़ कर रहा है, और सारी चीज़ें एस्टैब्लिश कब से हुआ है, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। देयरफॉर द प्रोप्राइटरशिप ऑफ द ट्रेडमार्क इज डिसाइडेड बाय द डेट ऑफ यूजेज ऑफ द मार्क बाय अ पर्सन इन बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। अभी जो अपन ने राधे राधे वाला प्रोडक्ट देखा ना, वो लगभग 11 साल पुराना प्रोडक्ट है, पर उन्होंने क्या बोलते अभी ट्रेडमार्क करवाया। अभी मान लो कोई और व्यक्ति भी आता वही सेम चीज़ को रजिस्टर कर रहे हैं और वो अभी आया है और ये है भैया 11 साल से, तो 11 साल पहले जो उन्होंने यूज़ करना चालू करा हुआ है और मार्केट में है तो लोगों को तो पता ही होगा ना, तो इस वजह से पहले उनको प्रायोरिटी मिलेगी जो पहले से यूज़ कर रहा है। अब देखते हैं आगे। अब मैंने नहीं बताया था कि इसमें काफ़ी सारे सेक्शन है, वो आ रहा है असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन। असाइनमेंट यानी कि आप किसी को असाइन कर रहे हो, ट्रांसमिशन यानी कि अपना ट्रेडमार्क किसी को ट्रांसमिट कर रहे हो। देखो क्या बोला हुआ है,
बहुत थोड़ा सा बचा है अभी, अपन लगभग 2 घंटे की पूरी वीडियो बनेगी ये, और उसमें अपन बहुत अच्छे से ट्रेडमार्क एक्ट को पूरी तरीके से समझ लेंगे जितना अपना कंटेंट दिया हुआ है अपने को। असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन, सेक्शन 37 entitles the registered proprietor of a trademark to assign the trademark and to give effectual receipt for any consideration for such assignment। ठीक है, देखो वापस पढ़ता हूँ। सेक्शन 37 entitles the registered proprietor of a trademark to assign the trademark and to give effectual receipt for any consideration for such assignment। ठीक है, मैंने किसी को ट्रेडमार्क अपना यूज़ करने दिया तो मैं उसके बदले उसकी कंसिडरेशन ले सकता हूँ, यानी कि रॉयल्टी ले सकता हूँ, सिंपल। Section 38 deals with the assignability and transmissibility for a registered trademark with or without goodwill of the business, either in respect of all goods or services or part thereof। गुडविल नहीं दे रहे हो आप यहाँ पे, सिर्फ ट्रेडमार्क यूज़ करने दे रहे हो, और उतने ऑफ बिजनेस ईदर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स और सर्विसेज और पार्ट देयरऑफ। ठीक है, वो पार्टली भी हो सकता है, होलली भी हो सकता है। Section 39 provides that unregistered trademark may be assigned or transmitted with or without the goodwill of the business concerned। ठीक है, आप वहाँ पे गुडविल दो या नहीं दो, अपना वो चलेगा अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाले में। सेक्शन 40 कंटेन्स, वो वाला फिर रिस्क वाला मामला हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 40 कंटेन्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन असाइनमेंट और ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडमार्क वेयर मल्टीपल एक्सक्लूसिव राइट्स, MER बोलते हैं इसको, मल्टीपल एक्सक्लूसिव राइट्स। सेक्शन 40 कंटेन्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन असाइनमेंट और ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडमार्क वेयर मल्टीपल एक्सक्लूसिव राइट वुड बी क्रिएटेड इन मोर देन वन पर्सन in relation to same goods or services, same description of goods or services or descriptions of goods or services which are associated with each other, which would be likely to deceive or cause confusion। ठीक है, तो वहाँ पे फिर उस चीज़ को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, और वहाँ पे फिर काफ़ी सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए उस चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। Nevertheless, such assignment is not deemed to be invalid, उसको invalid नहीं मानेंगे if having regard to the limitation imposed the goods are to be sold in different markets either within India or through exports। ठीक है, उसको फिर अब कहीं भी, मैंने कहा ना, जैसे वो लोग मद्देनज़र रखते हुए देखेंगे कि हाँ भैया ये चीज़ यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा चलेगा, तो वहाँ पे वैसे कर सकते हैं। सेक्शन 42 stipulates conditions for assignment of a trademark without goodwill of business। Section 42 stipulates condition for assignment of a trademark without goodwill of business। Such an assignment shall not take effect unless the assigner obtains directions of the registrar and advertise the assignment in accordance with the direction of the registrar and as per the prescribed manner। Section 43 deals with the assignability and the transferability of certification trademark and provides that the assignment of certification trademark can only be done only with the consent of the registrar। ठीक है, पहले वाले में जो 42 में देखा, वहाँ पे था कि आपने रजिस्ट्रार और एडवर्टाइज क्या 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 हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, नॉट टेक इफेक्ट और असाइनमेंट सच। ठीक है, डायरेक्शंस वो रजिस्ट्रार और वो सर के हिसाब से ही होगा, असाइनमेंट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार एंड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। और 43 में ये बोला कि सर्टिफिकेशन होता है जो ट्रेडमार्क का, वो उसके क्या बोलते कंसेंट से ही होगा, और रजिस्ट्रार ही करेगा, जो भी करेगा ना, सारी चीज़ें रजिस्ट्रार ही करेगा। सेक्शन 44 स्टेट्स दैट एसोसिएटेड ट्रेडमार्क शैल बी असाइनेबल एंड transmissible only as whole, but they will be treated as separate trademark for all other purposes। ट्रांसमिट अपन उसमें करते हैं जो डेथ वाला केस होता है, मतलब बता रहा हूँ, फिर एक बार समझ लेना। सेक्शन 45 deals with the procedure for registration of assignment and transmission and provides that where the validity of an assignment is in dispute between the parties, the registrar may refuse to register the assignment or transmission unless the rights of parties are determined by the competent court। Sorry, वापस से पढ़ते हैं। Section 45 deals with the procedure for registration of assignment and transmission and provides that where the validity of an assignment is in dispute between the parties, the registrar may refuse to register the assignment or transmission unless the rights of parties are determined by the consent court।
वहाँ पे फिर वो कंसेंट कोर्ट जैसा डिसीजन लेगी, उस हिसाब से आपको राइट्स मिलेंगे, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। प्रपोज्ड यूज फॉर ट्रेडमार्क बाय कंपनी टू बी फॉर्म्ड। सेक्शन 46 empowers the registrar to allow registration of a trademark if he is satisfied that a company is about to be formed and registered under the Company Act, then and that the applicant intends to assign the trademark to that company with a view to use therefore in relation to those goods and services by the company. ठीक है, कंपनी रजिस्टर के पास पावर है टू अलाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट अ कंपनी इज अबाउट टू फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन, कंपनी फॉर्म होने वाली है और उसको ये ट्रेडमार्क चाहिए तो उसको वो मिल जाएगा। द प्रोप्राइटर इंटेंड्स इट टू बी यूज्ड बाय अ पर्सन एंड रजिस्टर्ड यूजर आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, वो फिर यूज़ कर सकता है उसको रजिस्ट्रेशन के बाद। रिमूवल ऑफ ट्रेडमार्क फॉर नॉन यूज़, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे होगे तो वो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। Section 47 deals with removal of trademark from the register on the grounds of non-use and provides that a trademark which is not used within 5 years, ठीक है, बहुत लंबा समय दे दिया, 5 साल तक आपने उसको यूज़ नहीं किया है, of its registration becomes liable for removal either completely or in respect of those goods or services for which the marks has not been used. The 5-year period starts from the date of which the trademark is actually entered to the register. However, Section 47 subsection 3 provides a mark from being removed from the register on grounds of non-use if such non-use is shown to have been due to special circumstances in the trade which may include restriction imposed by any law or regulations on the use of, ठीक है, वो फिर उसका मैटर रहेगा, चलेगा। रजिस्टर्ड यूज़र क्या है, रजिस्टर्ड यूज़र कौन है? सेक्शन 48 डील्स विद रजिस्टर्ड यूज़र, अंदर सेक्शन 48 डील्स विद रजिस्टर्ड यूज़र, सेक्शन 49 प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एज रजिस्टर्ड यूज़र, और सेक्शन 50 डील्स विद द पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू वेरी और कैंसल रजिस्ट्रेशन एज रजिस्टर्ड यूज़र on the grounds that the registered user has used the trademark otherwise than in accordance with the agreement or in such as to cause or likely to cause confusion, ठीक है। ये वाला रीड ओनली वाला है, ये अपने काम का नहीं है बिल्कुल भी। कलेक्टिव मार्क वाला इसमें सिर्फ एक पॉइंट है, वो वहाँ पे अपना ICSI अपने डेफिनेशन क्लियर करी हुई है, बाकी कुछ इतना खास नहीं है। ये आगे बढ़ सकते हैं अपन। God bless me again। चलो आगे देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कैसे होगा? सेक्शन 3 प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द रजिस्ट्रार एंड अदर ऑफिसर एंड सेक्शन 3 provides that for appointment of registrar and other officer, and section 4 empowers the registrar to withdraw any matter pending before an officer and deals with such matter himself or transfer it to another officer with reason for such transfer to be recorded therein. Section 5 deals with the establishment of the trademark registry and branch office and provides that the trademark registry established under the Trademark and Merchandise Market Act 1958 shall continue in the trademark registry for the proposed act purpose of this act, ठीक है। 2 पेज बचे हैं, 2 पेज छोटे छोटे से टॉपिक हैं, और ये वाले देखो लास्ट के मैंने कहा ना, इसमें पूरे चैप्टर में सिर्फ 4 टॉपिक हैं गिन के। 2 घंटे की वीडियो बनी है और ख़त्म करते हैं फटाफट इसको, फिर अपन देखेंगे कॉपीराइट वाला एक्ट थोड़ा सा ब्रेक के लेने के बाद। रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क। रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क क्या है? सेक्शन 6 कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ अ सिंगल रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क एट हेड ऑफिस इंक्लूडिंग देयर इन पर्टिकुलर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर एक्सेप्ट नोटिस ऑफ ट्रस्ट। अ कॉपी ऑफ रजिस्टर इज टू kept in each branch office. Subsection 2 allows the maintenance of records in computer floppies or diskettes or any other electronic form subject to the prescribed safeguard. What does the Registrar of Trademark contain? The Register of Trademark currently maintained in electronic form contains inter alia
the trademark, the class and the goods or services in respect of which it is registered, including particular affecting the scope of registration of right conferred, the address of the proprietor, particulars of the trade of other description of the proprietor, the convention, application date, or where a trademark has been registered with the consent of the proprietor, and early mark and early rights that fact. कोई दिक्कत नहीं थी, पढ़ लोगे समझ जाओगे. Classification of goods and services and publication of index. Section 7 empowers the registrar to classify goods and services accordingly to the international classification of goods and services and to determine any question relation thereto. Section 8 requires the registrar to publish the alphabetical index of the classification of goods and services. According to Rule 20 of the Trademark Rule 2017, classification of goods and services of the purpose of registration of goods, the registration of trademark, the goods and services shall be classified as per current edition of the International Classification of Goods and Services. ठीक है, नाइस क्लासिफिकेशन, ये अभी अपन ने बात करी हुई है उसमें इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में. फिर पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है. द रजिस्ट्रार शेल पब्लिश इन क्लास, रजिस्ट्रार शेल पब्लिश ए class wise and an alphabetical index of such goods and services including goods and services as per Indian origin. ठीक है, यहाँ पे मतलब आपको क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा कि हाँ ये गुड्स पे ये और ऐसे ऐसे रजिस्टर हो सकता है. अब देखो एक इम्पॉर्टेंट आंसर है ये वाला, मे आस्क है, पूछ सकते हैं, देखते हैं. ट्रेडमार्क एजेंट, सेक्शन 145, इसका सेक्शन याद रखना. सेक्शन 145 डील्स विद एजेंट एंड प्रोवाइड्स दैट वेयर बाय और अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट एनी एक्ट अदर देन द, वापस देखते हैं. ट्रेडमार्क एजेंट क्या है? सेक्शन 145 डील्स विद एजेंट्स एंड प्रोवाइड्स दैट वेयर बाय और अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट एनी एक्ट other than the making of an affidavit is required to be done before the registrar by any person, the act may, subject to the rules made in this behalf, be done instead of by that person himself by a person duly authorized in the prescribed manner. अब जो ये duly authorized person है ना, वो है agent. वो कौन कौन हो सकता है? देखो, a legal practitioner or a person registered in the prescribed manner as a trademark agent or a person in the sole एंड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रिंसिपल. ठीक है, काफ़ी लोग होते हैं जो एक कंपनी ही उसकी है जो यही सारी चीज़ें हैंडल करती है, फर्म है बेसिकली, तो वो प्रिंसिपल हुई और उसके अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तो वो सारी चीज़ें ये करते हैं, तो वो सोलली कर सकते हैं. ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? रूल 144 इसकी बात करता है. देखो सेक्शन 145 रूल 144 याद करने के लिए सिंपल है. ऑफ ट्रेडमार्क रूल 2017 के है, स्टेट दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 145, देखो रूल 45 ही है, 145 है. A person shall be qualified to be registered as trademark agent if he is citizen of India, not less than 21 years of age, not less than यानी कि 21 साल से ऊपर का होना चाहिए, is a graduate of any university in India or possess an equivalent qualification and has passed the examination prescribed in rule 148. ये सारे रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है. और is an advocate within the meaning of the Advocate Act 1961 और member of the Institute of Company Secretary of India. ठीक है, ICSI वाला भी कर सकता है, यानी कि CS कर सकता है, सिंपल. is considered to be registered as fit and proper person to be registered as a trademark agent. ठीक है, एक आखिरी लाइन है, कुछ दी हुई है, वो पढ़ लेते हैं. एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क एजेंट कैसे होगा वो? तो मतलब आप ट्रेडमार्क एजेंट कैसे बन सकते हो? तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है. फॉर्म है TM-G. देखो, every person desiring to be registered as a trademark agent shall make an application in form TMG. The applicant shall furnish such further information bearing on his application as may be required of him at any time by the registrar. ठीक है, कभी भी वो कर सकता है, ये फॉर्म भर के आप कर सकते हैं. सिंपल अपना. अब ये ख़त्म होता है ट्रेडमार्क वाला चैप्टर. अब आगे अपन कंटिन्यू करेंगे कॉपीराइट के साथ. तो ये वाला भी एक बार फटाफट से देख लेंगे क्या बोला. चलिए, थैंक यू.